लिया ऑलरेडी, पोटेशियम पढ़ लिया, कैल्शियम भी हमने डिस्कस कर लिया कल। आज जो है मैग्नीशियम और उसके साथ में फॉस्फेट या फॉस्फोरस जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जो दो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आपके। तो स्टार्ट करें बिना किसी डिले के। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज आल्सो है पॉजिटिव, और केटाइन के अंदर हम पढ़ते हैं इसको +2, जो इसके अंदर हाईली पॉजिटिव चार्ज है। एज लाइक हमने पढ़ा था एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर हाईएस्ट केटाइन था आपका सोडियम, और सेकंड नंबर पे था दैट इज कैल्शियम। कल तो लिखा था। अगर हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात करें, हाईएस्ट इंट्रासेलुलर केटाइन इज पोटेशियम एंड सेकंड वन इज, अरे केटाइन की बात करें, फॉस्फोरस इज एनाइन। सो दिस इज द हाईएस्ट फर्स्ट, जो पहले नंबर पे आता है जो केटाइन के अंदर एक्स्ट्रासेलुलर में और इंट्रासेलुलर में, ये दोनों है आपके सेकंड नंबर पे आने वाले केटाइन, जो आपकी सेल के अंदर और बाहर जो हाईएस्ट आपको मिलते हैं। इंट्रासेलुलरली द हाईएस्ट वन इज आईसीएफ के अंदर आपका मैग्नीशियम सेकंड नंबर पे, और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में आपका सेकंड नंबर पे आएगा। अच्छा, सो दिस इज द सेकंड मेजर इंट्रासेलुलर केटाइन। फर्स्ट आंसर इज, फर्स्ट कौन है? इट इज पोटेशियम। सबसे ज्यादा सेल के अंदर कौन सा केटाइन? तो आंसर होगा पोटेशियम इज द हाईएस्ट जो आपके सेल के अंदर होगा, और ये आता है आपका मैग्नीशियम सेकंड नंबर पे। नॉर्मल लेवल जो आपको याद रखना है दैट इज माइनस का लेवल है, कोई भी इसका अगर हम लेवल की बात करें इतना ज्यादा लाइक सोडियम पर इतना हाई नहीं होता है, माइनर एलिमेंट में हम पढ़ते हैं इसको। सो 1.6 to 2.6 mg per dl दैट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ मैग्नीशियम। फंक्शन, मैग्नीशियम में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। लाइक फर्स्ट फंक्शन, ये आपके वो आयन चैनल्स है, स्पेसिफिकली सोडियम आयन चैनल और उसके साथ में कैल्शियम आयन चैनल। एक्शन पोटेंशियल साइड पे जो आयन चैनल है कैल्शियम और सोडियम, उनको कंट्रोल करने का काम किसके पास है? मैग्नीशियम के पास है। सो मैग्नीशियम कंट्रोल द सोडियम आयन चैनल एज वेल एज द कैल्शियम आयन चैनल, और इनको कंट्रोल करके नर्व को ओवर एक्साइटेड और अंडर एक्साइटेड दोनों होने से प्रिवेंट करता है। नॉर्मल कंडक्शन मेंटेन रहे उसको बनाए रखने में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका मैग्नीशियम। सो फर्स्ट फंक्शन इज मेंटेन द नॉर्मल नर्व एंड मसल फंक्शन बाय कंट्रोलिंग सोडियम आयन चैनल एंड कैल्शियम आयन चैनल्स। दोनों आयन चैनल जो है इनको कंट्रोल करेगा, और उसकी वजह से ना तो ये ओवर स्टिमुलेट होंगे और ना ही आपके अंडर स्टिमुलेट होंगे, और एक हेल्दी मेंटेन फंक्शन जो है आपको मिलेगा। उसके साथ साथ में सपोर्ट है हेल्दी इम्यून सिस्टम, जो आपके हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन है उनमें भी हेल्प करते हैं, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। सो हीमोग्लोबिन को भी मेंटेन करके रखेंगे। कीप एचबी, एचबी इज द हीमोग्लोबिन स्टडी एंड हेल्प्स बोन रिमेन स्ट्रांग, बोन को भी स्ट्रांग बनाने में थोड़ा बहुत मेन रोल है कैल्शियम और फास्फोरस का, बट थोड़ा बहुत ये भी हेल्प करते हैं बोन फॉर्मेशन में। बट बेसिक जो याद रखना मैग्नीशियम का वो क्या है? इट मेंटेन द नॉर्मल नर्व फंक्शन, जो नर्व में आपका फंक्शन है उसको मेंटेन करने में इसका वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो है मैग्नीशियम का मिलता है। नेफ्रॉन पढ़ गया सब? कोई डाउट तो नहीं है उसमें? यस, कोई डाउट नहीं है? तो आज डिजीज पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा और कोई डाउट नहीं है तो फिर तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बहुत सारी डिजीज आज एक से खत्म हो जाएगी, आप बताते जाओगे मैं पढ़ता जाऊंगा। यस, हाँ, हीमोग्लोबिन, इट्स हीमोग्लोबिन। तो जो फर्स्ट क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स अभी कंप्लीट हो जाएंगे, उसके साथ में दो छोटी सी डिजीज होती है जिनको हम बोलते हैं यूरिनरी रिटेंशन एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। सुना होगा पहले, उनको हम डिस्कस करेंगे, और तब तक आई थिंक 5 बज जाएगी उनमें। और उसके बाद जो सेकंड क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, मुझे पढ़ाना है आप लोगों को। सो सेकंड क्लास के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे रिनल फेलियर, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिनल फेलियर। हो गए? मैं अभी इसको कंप्लीट नहीं करवाने वाला था, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी आ रही कि मेरी क्लास आ रही है, मैं नहीं चाह रहा हूँ फिर भी आ रही है, और इसी वजह से मुझे एक नहीं दो लेनी पड़ रही है आपकी कंटिन्यूस क्लासेस। चलिए आगे नेक्स्ट, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में जो दो कंडीशन हम पढ़ेंगे, वन इज हाइपोमैग्नीसीमिया एंड सेकंड वन इज हाइपर मैग्नीसीमिया। सो यहाँ पे कुछ इसके बारे में पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला ये रेगुलेशन ऑफ मैग्नीशियम, तो कौन सा ऑर्गन करता है? किडनी। मैग्नीशियम का जो कंट्रोल है बॉडी के अंदर जो लेवल है, जैसे हमने कल पोटेशियम का पढ़ा था कि पोटेशियम का जो रेगुलेशन होता है वो एंट्री लेवल पे होता है या एग्जिट लेवल पे होता है? सो मेन जो रेगुलेशन है वो एंट्री लेवल पे है, जीएटी एब्जॉर्ब उतना ही करता है जितना रिक्वायर्ड। बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज नॉट कंट्रोल्ड एट एंट्री लेवल। एंट्री होती है वहां सब एब्जॉर्ब हो जाएगा, इट इज कंट्रोल्ड एट द एग्जिट लेवल। किडनी इसको मेंटेन करेगी, इसके लेवल को रेगुलेट करेगी। सो ये आपका जीआईटी, देन ड्यूडेनम, जेजुनम एंड लार्ज इंटेस्टाइन पूरा पार्ट आपके कहां से एब्जॉर्ब होता है मैग्नीशियम? Magnesium is absorbed by which part of the stomach? Which part of the intestine or this GIT? So part is same. Here we have the small intestine, and in small intestine, the magnesium is mainly absorbed by jejunum and ileum, not by duodenum. Duodenum does not absorb the magnesium. Magnesium is absorbed by the jejunum primarily, and उसकी help करता है ileum, last part of the small intestine. So ये दोनों पार्ट से क्या होगा? Absorption होगा. After absorption, blood में mix होकर किसके पास जाएगा? आपके किडनी के पास, और किडनी इसको क्या करेगी? रेगुलेशन जो आपका है वो किडनी करेगी। किडनी के अंदर जो हम बात करें यहाँ पे, तो नेफ्रॉन के अंदर जो मेन स्ट्रक्चर्स की हम बात करें, तो दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर्स को पीसीटी, देन लूप ऑफ हेनले। सो पीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले दोनों क्या करते हैं? इसको मेंटेन करने में, रीअब्जॉर्प्शन में जो आपका रोल होता है इसी का होता है कि एब्जॉर्ब करना है या नहीं करना, वो इन दोनों से होगा, पीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले। और इन दोनों में भी अगर हम बात करें तो मैंने आपको पढ़ाया भी था, याद होगा आपको, कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो एब्जॉर्प्शन ड्यू टू द पॉजिटिविटी चार्ज ऑफ ल्यूमन, यहाँ पे ल्यूमन बहुत हाईली पॉजिटिव था,
और उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज को अटैक नहीं करेगा, तो इनका यहाँ पे क्या हो गया था, रीअब्जॉर्प्शन। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो रेगुलेशन यहाँ पे मेन कौन करता है, तो आंसर होगा लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ लिखा हुआ आई थिंक इसमें बोन टिश्यू इज द लार्जेस्ट मैग्नीशियम स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। ये भी याद रखिए आप, सबसे ज्यादा स्टोर्ड मैग्नीशियम कहाँ पे है, तो आंसर होगा इन आवर बोन। बोन के अंदर हाईएस्ट स्टोर्ड मैग्नीशियम आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम बाय पीसीटी और लूप ऑफ हेनले, ये दोनों करते हैं, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको सिंगल पूछे दोनों में से, तो आंसर क्या लिखना है, लूप ऑफ, हाँ ये लिखा मैग्नीशियम रीअब्जॉर्प्शन इज कंट्रोल्ड बाय लूप ऑफ हेनले। तो ये सारे वन लाइनर पॉइंट्स हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। स्टार्ट करें, मैग्नीशियम एब्नॉर्मलिटीज, हाइपोमैग्नीसीमिया एंड हाइपर मैग्नीसीमिया। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा मैग्नीशियम का, तो आंसर होगा, एब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन में डिफरेंस होता है। व्हेन समबडी आस्क्स यू द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम, इट इज नॉट रिलेटेड टू जीआईटी। व्हेन समबडी आस्क्स यू एब्जॉर्प्शन, इट इज रिलेटेड टू जीआईटी और सम टिश्यू, जो आपका जो प्राइमरी साइट से आप लगाने लगे, ये इंजेक्शन लगाया तो वो एब्जॉर्ब होगा। आपने ओरल दिया तो वो, हाँ वो चला रहा है, चलो अभी क्या बंद किया आपने, इधर बंद हो गया, आ गया, इसको ऑन करो वापस, टीवी बंद हो गया। सो रीअब्जॉर्प्शन का मींस एब्जॉर्ब होने के बाद में वो एक्सक्रीशन के लिए जा रहा है और वहां से फिर से वो एब्जॉर्ब हो रहा है, लाइक किडनी में। आपने किडनी की बात हम करें तो किडनी रीअब्जॉर्ब करती है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ब्लड में ही था, उसको रीअब्जॉर्ब कर रही है। तो रीअब्जॉर्प्शन पूछे तब लूप ऑफ हेनले, एब्जॉर्प्शन पूछे तो जीआईटी, स्टमक, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन, और वहां पे जेजुनम एंड इलियम। नेक्स्ट, फर्स्ट वन इज हाइपर मैग्नीसीमिया। मैग्नीशियम नॉर्मल लेवल अभी हमने लिखा था 1.6 to 2.6, so if it is more than 2.6 mg per dl, it is considered as a hypermagnesemia. So magnesium level more than 2.6 mg per dl, this is considered as an hypermagnesemia. तो किस वजह से होगा, तो कोर्स में वही हर बार जो हम पढ़ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा खाने में आप ज्यादा ले रहे हैं, एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है, तो उससे आपका लेवल क्या हो सकता है, इंक्रीज। सो डिक्रीज द रीनल एक्सक्रीशन ऑफ मैग्नीशियम एज अ रिजल्ट ऑफ रीनल फेलियर। ये आपका मैग्नीशियम है, एज अ रिजल्ट ऑफ रीनल फेलियर। किसी भी पर्सन का अगर किडनी फेल हो गया पेशेंट का, इन दैट सिचुएशन किडनी जो है सारे इलेक्ट्रोलाइट का जो एक्सक्रीशन है वो बंद कर देगी, उनका लेवल बॉडी में क्या होगा, इंक्रीज। पेशेंट रिसीविंग मैग्नीशियम टू कंट्रोल सीजर एंड हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। थिंग्स हमने पढ़ा दिया होगा ओबीसी में, और नहीं पढ़ा तो भी आएगा ये, जब आप प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया डिसऑर्डर्स जो है वो पढ़ेंगे, और वहां पे आप देखेंगे द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दिस कंडीशन इज द MgSO for magnesium sulfate. So a person is suffering with this problem and you are giving MgSO to the patient for management of hypertension. In that situation वो तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, पर ब्लड में मैग्नीशियम का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो सकता है, और उससे आपको हाइपर मैग्नीशियमिया की कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकता है। एक्सेसिव यूज ऑफ एंटासिड्स एंड लैक्सेटिव। सो एंटासिड्स और लैक्सेटिव्स आती है, इनका प्राइमरी कॉम्पोजिशन होता है मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये इनमें प्राइमरी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा डेली बेसिस पे एंटासिड्स या लैक्सेटिव यूज करता है स्टूल सॉफ्ट करने के लिए, या फिर एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए एंटासिड्स लेता है, तो उस कंडीशन में भी बॉडी में किसका लेवल बढ़ेगा, मैग्नीशियम का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो दीज आर फ्यू कॉजेस फॉर इंक्रीज लेवल ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का लेवल बढ़ने से वो मेन प्रॉब्लम जो याद रखनी है, वन इज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेकंड वन इज रिलेटेड टू डीप पेनल रिफ्लेक्सेस, जो एग्जाम में पूछा जाता है। व्हेन मैग्नीशियम लेवल इज इंक्रीज्ड द डीटीआर इज, डीप पेनल रिफ्लेक्सेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं, पूरा एक्सप्लेन करते हैं उसको। तो दोनों हमें क्वेश्चन भी आता है, जब आप MgSO4 इंफ्यूज कर रहे हैं तो नर्स जो है पेशेंट में क्या असेसमेंट करेगी, कौन सा सिस्टम असेस करना है, तो रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम असेस करना है, उसके साथ साथ में डीप पेनल रिफ्लेक्सेस जो है वो चेक करते हुए रहना है, हमारे के साथ में चेक करना है। ये लिखिए, हो गया। नहीं लिखा अभी तक, वो करे, डोंट वेस्ट द टाइम इन राइटिंग, लिखने में वेस्ट नहीं करना सारा टाइम। कल जाके पढ़ा सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, पूछ ले कुछ थोड़ा बहुत, शायद मेरा रिवीजन हो जाएगा, है नहीं, रहने दो सर, आप पूछे, इतना कॉन्फिडेंस नहीं, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आओ थोड़ा। क्या लेना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आओ, तब तो आएगा मजा। कॉन्फिडेंस की कमी रखते हो, आपको कुछ पूछता है यस तो बोलो, पूछेगा देखेंगे बाद में, जो होगा रिजल्ट बाद में। अभी तो यस सर पूछो, आप तो देखते क्या होता है? नहीं आप रहने दो सर, मत पूछो, टाइम पे आया करो ना, लेट हो गए हैं। ओके, हॉस्पिटल गए थे, हॉस्पिटल तो आजकल बेसिक नीड हो गई है, इट्स प्राइमरी नीड। हॉस्पिटल हर एक पर्सन की बेसिक नीड में आ गया आजकल, इसलिए आप लोग और हमारा जो बिजनेस होगा भी बंद नहीं होने वाला है, बहुत सारा स्कोप है, सब बंद हो जाएगा, पर हॉस्पिटल लास्ट वही है जहाँ पे आप पर्सन जाएगा, चाहे कितना ही पैसे वाला हो, कुछ भी हो, कहाँ जाएगा, हॉस्पिटल। तो इसलिए हमारे तो मजे मजे, कोई इश्यू नहीं है, बाकी सारे ठप हो जाए, कोरोना आए तो सब बंद हो गया, पर फिर भी हमारे तो मजे मजे है कि नहीं। कोविड में जो डॉक्टर्स काम कर रहे थे, जो प्राइवेट थे, वो लोग, उन्होंने बहुत सारे पैसे कमा लिए, करोड़ों रुपए कमा लिए, लोगों को लूट लिया सबको। तो बाकी बिजनेस बंद हो सकता है, पर हमारा बिजनेस चलता रहेगा। तो जल्दी स्टार्ट करो आप अपना बिजनेस, पीछे नहीं रह जाओ आप लोग, चले आगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एसोसिएटेड विद hypermagnesemia, so very important symptoms associated with heart, this cardiovascular system, the bradycardia, peripheral vasodilation and hypotension। जब मैग्नीशियम ज्यादा होगा, so same thing यहाँ पे जो आपका सोडियम एंड कैल्शियम जो चैनल है, आयन चैनल, उनको ये ओवर स्टिमुलेट जो हम मेंटेन करता है, लेकिन कैल्शियम ज्यादा होगा तो ज्यादा एक्सेसिवली ब्लॉक करेगा, उसकी वजह से आपका फंक्शन कम हो जाएगा,
सो ये कॉम्प्लिकेशंस कोज करेगा ब्रेडिकार्डिया, एंड ड्यू टू ब्रेडिकार्डिया एंड वैसोडाइलेशन हाइपरटेंशन इज वेरी कॉमन। बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है हमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब भी हम मैग्नीशियम पढ़ते हैं और मैग्नीशियम रेट की बात करें तो जो मैग्नीशियम सीरम मैग्नीशियम लेवल है वो ब्रेन के अंदर जाएगा और योर रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे, मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसको क्या करेगा, सप्रेस करेगा, और उसकी वजह से आपकी हार्ट रेट क्या हो जाती है, कम। इसीलिए हमें रेट ऑफ द रेस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना होने तक हम चला सकते हैं उसके बाद बंद करना है रेट ऑफ रेस्पिरेशन पर मिनट, 20, 10, 12 पर मिनट, कितना, 5। If a person is having rate of respiration is 5, you will give magnesium or not? नहीं देंगे। If rate of respiration is 10, then if rate of respiration is 12, दे देंगे। So you should monitor the patient respiratory rate, and if this rate of respiration is below 12 per minute, then you immediately withhold the medication and inform to the doctor कि भाई rate of respiration बहुत कम हो रहा है पेशेंट के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो फेल हो जाएगा, डिप हो जाएगी, आप मैग्नीशियम को बंद करें। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेट ऑफ रेस्पिरेशन आपको ध्यान रखना, ऑब्जर्वेशन में रखना है इस पेशेंट का। एक और क्वेश्चन था कि अगर पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट आप इन्फ्यूज कर रहे हैं तो बेड साइड पे क्या तैयार रखें। मेडिकेशन तो ठीक है, आपको पता है एंटीडोट है, मेडिकेशन के अलावा और क्या इक्विपमेंट होना चाहिए, इक्विपमेंट। ड्रग्स तो हो गया, ड्रग्स को छोड़ के इक्विपमेंट हम क्या रखना है, ट्रेकोस्टोमी, अरे पहले दिन ही ट्रेकोस्टोमी कर दोगे, उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन थोड़े, एम्बुबेग। सो जब भी हम, जैसे जो क्वेश्चन जो मैंने जहाँ पढ़ा वहाँ पे ना एम्बुबेग ऑप्शन में था, ना वहाँ पे ये ट्रेकोस्टोमी ऑप्शन में था, उसके अंदर ऑप्शन में था मैकेनिकल वेंटिलेटर। तो ये सारे इंटरलेटेड है, हमें कोई ना कोई ऐसा आर्टिफिशियल ब्रीथिंग डिवाइस रिक्वायर्ड होगा जो बेड साइड पे होना चाहिए, क्योंकि कभी भी पेशेंट का ब्रीथिंग क्या हो सकता है, कम हो सकता है, और हमें आर्टिफिशियली ब्रीथिंग करवानी पड़ सकती है। सो आप हमेशा इमरजेंसी ट्रॉली जो है जिसमें आपका एम्बुबेग भी होगा, आईटी ट्यूब भी होगी, सब कुछ रहेगा, वो तैयार रखना है। और अगर वो ऑप्शन में नहीं है वेंटिलेटर, तो वेंटिलेटर भी रखना है, क्योंकि पेशेंट सेल्फ ब्रीथ नहीं करेगा तो मशीन ब्रीथ करवाना पड़ेगा, तो वेंटिलेटर भी ऑप्शन है, तो वो भी राइट है। यस, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा जो इमरजेंसी आर्टिफिशियल एयरवे को मैनेज करने के लिए आपकी हेल्प करेगा। क्लियर। नेक्स्ट, अगर न्यूरोमस्कुलर, तो यहाँ भी सेम थिंग्स हम बात करते हैं, जितना ज्यादा मैग्नीशियम बढ़ेगा उतना ज्यादा जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हो जाएंगे, डिमिनिश होते जाएंगे। इसलिए हम जब मैग्नीशियम इन्फ्यूज करते हैं तो आप उसका डीटीआर चेक करते हैं। अगर रिफ्लेक्सेस डिमिनिश हो रहा है तो आप बोलेंगे कि मैग्नीशियम का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज और इमीडिएटली ड्रग को क्या करना है, विथ होल्ड करना है। वीक और एब्सेंट वॉलंटरी स्क्लेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, सीएनएस डिक्रीज द नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन कैन कॉज ड्राउजीनेस एंड लेथार्जी दैट प्रोग्रेसेस टू कोम। तो ये न्यूरो सिस्टम के साथ और सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों में आपको ये न्यूरोमस्कुलर एंड सीएनएस। Finally, remember the respiratory system. It can cause bradypnea, decrease respiration by suppressing the respiratory center. तो उसको आपको असिस्ट करते रहना, और बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट भी यही होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी हम असेसमेंट पढ़ते हैं तो पहले नंबर पे क्या आएगा, एयरवे, ए बी सी पढ़ते हैं हम। सो ऑलवेज असेस द एयरवे इन फर्स्ट प्रायोरिटी। सो रेस्पिरेटरी सेंटर अगर सप्रेस हो रहा है तो वो तो सबसे पहले आपको देखना है। उसके साथ में ये एक और क्वेश्चन जो आपको आता है, डीप एंड रिफ्लेक्सेस में क्या चेंज आता है, तो डीटीआर जो होता है ये क्या हो जाता है, यहाँ पे सप्रेस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो दोनों आपको यहाँ पे याद रखें। हो गए, दिस इज द स्टार्ट। इसके बाद 3 और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो खत्म करने जल्दी जल्दी, और उसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, द लास्ट पार्ट दैट इज डिजीज। और वो आप पढ़ के आए हो सारे। जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं, आपने देखा होगा, तो जो एनाटॉमी की बुक आती है, स्पेसिफिकली जो रोज एंड विल्सन बुक जो आपने देखी होगी, तो उसके अंदर एनाटॉमी पार्ट होता है, फिर उसके बाद रेड कलर में आता है पीछे एनाटॉमी के बाद में। सो जब फर्स्ट ईयर में था तब उसमें हम ये सोच रहे थे अच्छा ब्लू वाला तो है फर्स्ट ईयर का, रेड वाला है सेकंड ईयर का, क्योंकि वो डिजीज वाला था, इतना सा होता था, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग वाला। तो हम बहुत कुछ सोच रहे थे कि ये तो आधी बुक ही पढ़नी, आदत पढ़ना भी नहीं हमें कभी। फिर सेकंड ईयर में आए तो मेडिकल सर्जिकल बोला कि नहीं बुक लानी तो नहीं पड़ी, ब्रू नारायण सिद्धार्थ वाली बुक थी, वो इतनी बड़ी, ये इतनी बड़ी बुक कौन पढ़ेगा। सो वो लाए बुक, और वो ऐसी थी 4 साल तक बिल्कुल फ्रेश नहीं है। एक का तो वो उसमें पॉलिथीन में पैक आती है ना, उसको भी नहीं है पूरा, वो वैसे पैक है। पढ़ने के लिए क्या करते थे, तो ऐसे वो लिखाते थे कॉलेज वाले मास्टर जी आते थे, आज पढ़ेंगे टीबी। सो टीबी, टीबी का पहले डेफिनेशन, टीबी क्या है वो डेफिनेशन लिखवाते थे। फिर कॉज ऑफ रिस्क फैक्टर ऑफ टीबी, बड़े बड़े अक्षरों में आईडी ऐसे, फिर उसके नीचे ऐसे पॉइंट लगा के दीज आर द रिस्क फैक्टर, देन कॉज ऑफ टीबी, और एक के बीच में 2 लाइन छोड़नी उसे, ताकि और इतना भर जाए, पूरा भर दिया। देन उसके बाद साइन एंड सिम्टम ऑफ टीबी, देन लास्ट में डायग्नोस्टिक एंड देन मैनेजमेंट ऑफ टीबी, जिसमें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट, और फिर नर्सिंग मैनेजमेंट, फिर लास्ट में नर्सिंग केयर प्लान, एनसीपी। वो भी होता था, ये लिखवा दिया उन्होंने। आज जो 1 घंटे क्लास होती थी उसमें वो बोलते रहते थे, हम लिखते रहते थे। इतना सारा लिखने के बाद में घर गए, अब क्या करें इसको। सो फिर उस बुक को, नोटबुक को ले ऐसे बैठ गए, टीबी टीबी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकुलोसिस। फिर उसके बाद डेफिनेशन 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 डेफिनेशन, और ये वो प्रॉब्लम ये थी स्पेलिंग नहीं आती थी। सो डीईएफ यानी डेफिनेशन, डीईएफ डेफिनेशन, वो कभी-कभी तो डेफिनेशन डेफिनेशन पता नहीं क्या हो जाता। फिर उसके बाद उसका आगे का प्रोसेस, टीबी इज ए क्रॉनिक इन्फेक्शियस प्रोसेस ऑफ लंग्स, इतना उसको रखते रहते थे पूरा दिन भर। फाइनली पूरा दिन भर 2-4 दिन निकलने के बाद एक टीबी याद होता था, और ऐसे करके हम 5-6 याद कर लेते थे, और वो 5-6 में से 2-3 आती थी, वो लिखते थे, और वो भी वो डेफिनेशन करते थे, इसलिए फेल कर देते थे। ऐसा था हालत। अभी आप लोग अगर ऐसा बना रखा है तो गलत है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, कुछ नहीं रखना है, कुछ नहीं करना, रखने की कोई जरूरत है ही नहीं हमें। बेसिकली वो बाद में पता, हमें बाद में चला गया, ऐसा तो करना ही नहीं था हमें कभी। ऐसे ही पढ़ो तो चल रहा है, ऐसे समझ में आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आएगा 2 बार पढ़ो आ जाएगा। सो नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डिजीज को डायग्नोस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सीरम मैग्नीशियम लेवल जो है वो हम चेक करेंगे, इट इज मोर देन 2.6 देन वी विल गो फॉर हाइपर मैग्नीशियमिया। ईसीजी करेंगे, और ईसीजी में ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा, बट ड्यू टू द कन्वेक्शन सिस्टम स्लो होने से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है, अवॉइड हो सकता है, क्योंकि उसमें टाइम एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। सो इट कैन अवॉइड द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। सो सीरम मैग्नीशियम लेवल
2.6 mg per dl, prolonged PR interval और widened QRS complex. So ये PR बढ़ जाएगा क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा और ये भी QRS भी ज्यादा होगा. So दिस फाइंडिंग जो है आपको उसमें देखने को मिलेगी. क्लियर? ये जो है वो फेज होती है लाइफ की. अगर आपको इतना अगर अभी से उस टाइम आने लग गया होता तो फिर पता है एग्जाम क्यों कराते हैं, फिर तो सब टॉप ही होते हैं. तो फेज ही ऐसा होता है, वहां पर मस्ती करते हैं. पढ़ाई क्या होती है पता नहीं, रखना ही वो सिखाते रखना ही है, बचपन से ही सिखाया आपको. सबको यही तो सिखाया जाता है, रटो 1 2 एवरीथिंग खूब उठते हैं 1 2 3 करा रहे मैडम 1 1. बच्चों को खड़ा कर दिया, बोलो बुलाओ इन सबको आज 1 2 3 4. वो चिल्ला चिल्ला के वन, उसको मजा आता है वन है. वो वही कह रहे हैं, बचपन से वही तो सिखाया है. आप उसको कुछ इंटरेस्टिंग बनाओ, कुछ अलग तरीके से करो. वो तो खैर नहीं. तो सरकारी स्कूल में तो कहाँ इतना इंटरेस्ट वहाँ लाएंगे, कौन लाएगा इतना, वहाँ कुछ होता नहीं कुछ भी. नेक्स्ट मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम ऑलरेडी हाई है बॉडी के अंदर और उसको डिक्रीज करने के लिए डायलिसिस इज एन इफेक्टिव मैनेजमेंट. अदरवाइज वी हैव एन एंटीडोट, दैट इज कैल्शियम ग्लूकोनेट. बेसिकली मैग्नीशियम का लेवल बढ़ने से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो कैल्शियम आयन चैनल है वो क्या हो गए हैं. मैंने बोला था कैल्शियम और सोडियम को ये मैनेज करता है और उन आयन चैनल को मैग्नीशियम ज्यादा होने से ब्लॉक हो जाएंगे और उसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है. कैल्शियम आयन चैनल वर्क नहीं करेंगे तो कंडक्शन नहीं होगा और कंडक्शन नहीं होगा तो हार्ट रेट कम हो जाएगा, अगर न्यूरोमस्कुलर सिस्टम वीक हो जाएगा, सारे वीकनेस आएगी. सो कैल्शियम ग्लूकोनेट देने से क्या होगा कि मैग्नीशियम का लेवल डिक्रीज नहीं होगा, इट विल नॉट डिक्रीज द मैग्नीशियम. मैग्नीशियम तो अभी भी उतना ही रहेगा ब्लड में, इट विल हाई, बट इट इंक्रीज द कैल्शियम लेवल. एंड जब कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो जो कैल्शियम आयन चैनल है वो क्या हो जाएंगे ओपन, और उसकी वजह से हार्ट रेट जो वो कम हो जाएगी, वापस ठीक हो जाएगा. मसल्स वीकनेस है वो ठीक हो जाएगा, रेस्पिरेटरी वीकनेस ठीक हो जाएगी. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम. ये मैग्नीशियम के लेवल को रिड्यूस नहीं करेगा, एक इसको इंक्रीज कराएगा कैल्शियम को, और उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं वो ट्रीट हो जाएंगे. मैग्नीशियम को कम करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो डायरेक्टिव देंगे हम यहाँ पे, उससे रिनल में बढ़ेगा, इंक्रीज आउट होगा. इमरजेंसी सच एज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, वेंटिलेटर सपोर्ट एंड आईवी कैल्शियम. तो कैल्शियम तो प्रॉब्लम जो आ रही है उसको ट्रीट करेगा और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को ट्रीट करने के लिए आप पेशेंट को किस पे डाल देंगे, मैकेनिकल वेंटिलेशन, जो मैकेनिकल वेंटिलेटर है उसका पुट कर देंगे, उससे आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा. क्लियर? यस. सो व्हाई इट इज नॉन एज एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम, समझ में आ गया. और ये एग्जाम में हर बार आता है, सबको आता है और क्वेश्चन भी सबको आता है, मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं. हर एक को कुछ 2 3 जो क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है, हेपरिन हेपरिन का एंटीडोट, वार्फरिन का एंटीडोट, मैग्नीशियम का एंटीडोट, इनमें से एक क्वेश्चन हर बार पूछते हो और वो जितने भी बैठते हैं उन सबको पता है, बट कुछ इजी क्वेश्चन तो आते ही एग्जाम में. नेक्स्ट, अगर इसको क्या आप गलत कर दो तो फिर आप पीछे हो जाओगे. सो एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम इज आंसर कैल्शियम ग्लूकोनेट. आज के लिए डायरेक्ट आप पूछ के वैसे ही पूछते हैं कि पेशेंट को मैग्नीशियम इंक्रीजन चल रहा है और पेशेंट को ये सिम्टम आ रहे हैं, नाउ व्हिच ऑफ फॉलोइंग ड्रग यू विल गिव टू द पेशेंट. अब आप कौन सी ड्रग दोगे, वहां पे नहीं पूछा कि कौन सा इसका एंटीडोट होगा या कौन इसका रिवर्स करेगा, आप क्या पूछेगा कि हार्ट रेट कम हो गई है, रेस्पिरेटरी रेट कम हो गई है, अब आप कौन सी ड्रग दोगे. सो पूछ वही रहा है कि विच वन एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम, बट वो उसको इधर उधर करके पूछ रहा है. और जो ऐसे पढ़ने वाले जो डायरेक्ट डिटेक्ट करते हैं, डिक्टेशन जो करते हैं, वो लोग वही समझ, उनको पता है मैग्नीशियम का एंटीडोट कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट. उनको नहीं पता कि मैग्नीशियम से ये हो गया तो क्या देंगे, देना तो क्या है फिर भी कैल्शियम ग्लूकोनेट ही है. तो आपको याद रहेगा, लिख लिया ये. नेक्स्ट मैनेजमेंट इज हेमोडायलिसिस विद मैग्नीशियम फ्री. जो डायलिसिस फ्लूइड आता है जो आगे हम पढ़ेंगे रेनल फेलियर में, उसके अंदर भी क्या होता है, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है. सो ऑलरेडी मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी हो रखी है, तो आप मैग्नीशियम फ्री डायलिसिस फ्लूइड आप यूज करें और डायलिसिस वहां पे परफॉर्म करेंगे हम. कोविड मेडिकेशन, ऐसी मेडिकेशन जिसमें मैग्नीशियम होता है, फॉर एग्जांपल अभी बताया था एंटासिड, लैक्सेटिव्स, MgSO4 जो हम प्रेगनेंसी में दे रहे हैं उन सब में मैग्नीशियम है. सो के कंटेन मैग्नीशियम लाइक एंटासिड, लैक्सेटिव, इनेमास, ये सारी ड्रग्स क्या करनी है, अवॉइड करनी है और पेशेंट में प्रॉब्लम को आप रिड्यूस कर सकते हैं मैग्नीशियम के लेवल को. दिस इज ऑल अबाउट द हाइपर मैग्नीशियमिया. नेक्स्ट वन इज हाइपो मैग्नीशियमिया. बिल्कुल, जितने भी ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं इनसे भी मिल लेते हैं हम यहाँ पे. हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने, दीपिका सिंह जो है आप लोगों को कहना चाह रही है कि सर हमने तो कुछ नहीं कमाया, सिर्फ लोगों से क्या मिला है, ब्लेसिंग. कोविड के अंदर जब मैंने बोला कोविड में बहुत पैसे कमाए, तो ये बोल रहे हैं हमें तो कुछ मिला ही नहीं सर. तो आपको जो आशीर्वाद मिला वही बहुत है, बाकी आपको सैलरी तो मिली थी घर पे बैठे बैठे, नहीं मिला सैलरी. जो भी काम कर रहे थे उन सबको तो सैलरी मिलती थी, जो प्राइवेट में थे वहां पे तो मिलते नहीं, मिला, पैसे नहीं देते थे. ओह माय गॉड. फिर तो आपको जल्दी से आना चाहिए एम्स में, क्योंकि मैं 2 महीने तक हॉस्पिटल नहीं गया लेकिन मेरे अकाउंट में ₹1 भी कम नहीं हुआ, इवन मेरी छुट्टियां भी नहीं कटी, सब बराबर मेंटेन रहा हो सब. तो वो बेनिफिट तो मिलता ही है. तुरंत क्या करो, एम्स में आ जाओ आप लोग, तुरंत नॉट से पास करना है और खाना है एम्स में, फिर मजे ही मजे. देखो आगे, चले आगे. नेक्स्ट, वो कोविड-19 जो टाइम था वो सच में एक अलग एक्सपीरियंस था. जिन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा और जिन्हों को नहीं हुआ वो रह गया, वापस नहीं आएगा, वो हो गया खत्म. क्योंकि डर एक ही बार होता है, वो डर खत्म तो अब डिजीज भली हो, डिजीज अभी भी है कोविड पर, उसका डर खत्म हो गया. अदरवाइज जब केस आते थे ना, तो टीवी में चल रहा होता था, जोधपुर एम्स में पहला केस मिला और इधर हार्ट रेट हमारी बढ़ती थी, और मेरा नंबर आने थे, रोज चल रहा था 9 डेज पे, बाद में 9 डेज इनकी ड्यूटी, फिर अगले 9 डेज तो उसमें फिर तुरंत हार्ट इधर बढ़ती थी, पेशेंट बढ़ गया, नंबर आएगा मेरा. ऐसे देखते थे उसको. हम तो क्या ओटी वाले थे, ऑपरेशन थिएटर तो वार्ड वो तो चल रहे थे, ओटी तो सबसे पहले बंद किया, पहले नंबर पे बंद किया करो, जो रेगुलर ओटी रूटीन ओटी वो बंद, और हम तो घर पे बैठ गए, हमारा काम ही खत्म हो गया. तो अब नंबर आएगा, अगर आईसीयू कुछ बना है, जो भी कोविड आईसीयू, तो पहले किसको लगाओ, ये फ्री बैठे ओटी वाले, इनको लगाओ सबसे. सो रोस्टर आते ऐसे नाम ढूंढते, तुरंत मेरा नाम तो नहीं आ गया कहीं, ऐसे 2 महीने तक ढूंढा तब तक नहीं आया, और फिर उसके बाद तो खत्म हो गया, फिर डर भी हुआ, फिर कुछ नहीं. सो पर एक्सपीरियंस अच्छा था कोविड का, अलग ही. वो पता नहीं, जैसे वो उसमें अपन ऊपर दिखाते हैं ना, अंतरिक्ष में जाने वाले जो दिखाते हैं, वो ऐसे घूमते रहते हैं ऊपर, ऐसे दिखाते हैं. वो एक ऊपर अभी भी खोई हुई है, कितने 2 3 महीनों से हुई है, 4 महीने कितने हो गए उसका. हम भी वो ऐसे पूरा पहन लिया, उसमें ना तो हवा आ रही है अंदर, ऐसे पूरा अंदर पसीना पूरा गीला, और इवन
जो वेंटिलेशन था एसी थी वो सारी बंद करवा दी थी क्योंकि ह्यूमिडिटी में ज्यादा फैलता है, ग्रोथ बढ़ती है, तो वो भी बंद। अंदर और पूरा पैक वैसे हाथ जगह इधर बस नाम एक लिखा हुआ है क्योंकि पता नहीं चलेगा कि कौन है, एनो है, एसएनओ है, जेआर है, एसआर है, कौन है, कंसल्टेंट ये भी पता नहीं चले, कोई किसी को कुछ भी बोल दे पता नहीं, तो इसलिए फिर उन्होंने नाम लिखवाना स्टार्ट किया, नाम और उससे पोस्ट लिखनी है ताकि पता चले कि ये भाई साहब ये है। सो उसके साथ ऐसे घूमते रहते थे एलियन की तरह। पेशेंट हमें देखे और उल्टा डर जाते थे। बड़ी प्रॉब्लम, पेशेंट भागने वाले बहुत ज्यादा टेंशन की भाग जाएगा ये, तो उसको और संभाल के रखना, ये बड़ी ट्रीटमेंट हो नहीं हो पर पेशेंट नहीं भागना चाहिए क्योंकि उसको अंदर ही रखना है वहीं पे हॉस्पिटल में, वो प्रॉब्लम। और इंट्यूबेशन कर रहे हैं वहां, कोई इंट्यूबेट कर रहा है, नर्सिंग ऑफिसर करो, कोई भी दोगे, इतने पेशेंट पड़े हैं जा रहे हैं इंट्यूबेट करो, आर्टिल लगाओ, जो लगाने लगाओ। तो जो भी ट्रेंड पर्सन नहीं थे वो भी अपोस्टेट थे, और उससे बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई क्योंकि उनको नॉलेज नहीं था। तो ऐसी प्रॉब्लम आती है तब आपकी एक्सपीरियंस जो है वो बहुत काम आता है, हेल्प करता है। लाइक जब मैं पोस्टेड था, मैं जब पहली बार जोधपुर एम्स में आया तो उससे पहले मैंने एक्सपीरियंस पहले बताया आपको, मैं दिल्ली में वर्क करता था और देखिए ऑन्कोलॉजी डीके में था। और जब हम डीके में था तो वहाँ पे टीम होती है प्राइवेट हॉस्पिटल में जिसको बोलते हैं कैनवलेशन टीम, आईबी कैनवलेशन टीम का नाम मेंबर ऐसा था, तो उसमें एक मेंबर मैं भी था। जब हॉस्पिटल के जो भी पर्सनल है जो भी कैनला नहीं लगा पाए किसी भी पेशेंट को, देन दे विल कॉल, जो हमारी टीम को है उसको कॉल करेंगे, उनमें से एक पर्सन जाएगा और उसको कैनला लगा के आएगा, ये टीम होता था। सो मैं उसमें मेंबर था और कोई भी ऐसा वेन नहीं भी कहीं भी ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है तो भी हम कहीं ना कहीं से लगा देते थे। तो जब मैं यहाँ पे आया जोधपुर एम्स में तो यहाँ मैंने देखा एक कंसल्टेंट जो है 6-7 कैनला ऐसे खराब कर दिए। मैं पीछे पीछे खड़ा खड़ा टेंशन में आ रहा हूँ, इतने सारे कैनला क्योंकि प्राइवेट में काम किया वहाँ पे, वहाँ तो एक बार में एक ही कैनला मिलेगा और उसी को लगाना नहीं तो पेशेंट वहाँ पे प्रॉब्लम कैनला की रेट बहुत कॉस्टली वाले कैनला होते थे। तो अब वहाँ मैंने देखा उसने इतने सारे कैनला खराब कर दिए। अब मेरी इच्छा हुई पीछे से बहुत सारी कि मैडम मैं लगा दूं क्या, बट प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ ऐसे अलाउड नहीं है, ओटी में कैनवलेशन कौन करेगा, तो सिर्फ एनेस्थेटिक करेगा। सो मैं ऐसे हाथ बांध के खड़ा हूँ पीछे बस पास। सो ये वहाँ पे होता है, लेकिन जब मैं कोविड में गया वहाँ पे तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक पेशेंट जो है उसका सिचुएशन फॉलो गया, बीपी उसका आ ही नहीं रहा है, पेशेंट जाने वाला है, और वो जो है कंसल्ट जो एसआर था वहाँ पे उसने बहुत सारी कोशिश करी, ना उससे आर्टिकल लगा ना उससे कुछ और कुछ जो भी करना था, कुछ नहीं हुआ उससे। सो फिर मैंने बोला कि यार चलो हम ऐसी कोशिश तो करें, इसके बेचारे को बचाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो हम गए उसको, फिर उस पेशेंट को इंटुबेट कर दिया पहले तो हमने, उसके बाद अब उसको आर्टिकल नहीं लगी। तो जब मैं दिल्ली में था वहाँ आर्टिकल पंक्चर हर पेशेंट का वो नर्सिंग ऑफिसर ही वहाँ पे वही करता है, नर्सिंग को ही करना है, कोई नहीं आता है पंक्चर में। सो उसके अंदर आर्टिकल पंक्चर का रूटीन वर्क था, तो डेली पंक्चर करना होता है। सो तो बहुत ईजी लगाना, सेंट्रल लाइन डालना, पिक लाइन डालना, वो सारा करते थे हम लोग। तो उसको मैंने वन पिक, इवन वो उसमें दिखता भी नहीं है ऐसे होता है, ये तो मेरा तो पहले से आके पहले ही 4, फिर उसके ऊपर एक बड़ा सा वो लगा दिया, और रबर का आता है बहुत बड़ा है पूरा मार के से, फिर उसके ऊपर वो लगा दिया ऐसे, और फिर पूरा अंदर फोगी फोक सांस वाला, और उसमें ऐसे दिख नहीं दे रहा है कहाँ है भाई। सो जब हम नहीं मिलता तब से पालपेट करके लगाते हैं, जब हमें वेन नहीं मिल रहा है और अगर कैनुला लगाना है तो उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन था, उसमें था पालपेशन, आप पालपेट करो, फील करो और उसमें लगाओ, लगेगा, वही हम करते थे कीमो पेशेंट्स के साथ में। सो वही वहाँ पे किया, उसको पालपेट दिख तो रहा नहीं अब, सो पालपेट किया बिना देखे, पंक्चर किया और वहाँ पे वो करके उसको दिया, और वो पेशेंट जिंदा था। फिर हम जब वापस में गया 2-3 घंटे जिंदा, बाद में पता नहीं किया उसका। सो ये एक्सपीरियंस जो है आपका काम आएगा कहीं ना कहीं, ऐसा क्राइसिस आएगा तब आपको ये आएगा। बट पॉइंट यही है कि उसके लिए आपके पास वो एक्सपीरियंस, जेन्युइन एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइक आज एक और एक्सपीरियंस ऐसा हुआ था कि मैं स्क्रब था मॉर्निंग में, और बीसीएस जानते हो, ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी, ब्रेस्ट को कैंसर है तो उसमें जो कैंसर पार्ट है उसको निकालते हैं, बाकी पार्ट को कंज्यूम करते हैं, पूरा ब्रेस्ट नहीं निकालते हैं, और उसके साथ में उसको कीमोपोर्ट इंसर्शन था। तो जो लास्ट 4 टाइम कीमोपोर्ट इंसर्ट किए जो हमारे ऑन्को टीम ने, उन्होंने कम से कम एक कीमोपोर्ट लगाने के अंदर 4 आवर्स पूरे किए। मैं स्क्रब था और उन्होंने बोला कीमोपोर्ट लगाएंगे। सो एक दिमाग में तो मेरे भी आया कि ये गए 4 घंटे यहाँ से, लेकिन और बाहर वाले जो है वो सारे मजाक उड़ाने के लिए होता है, ऐसे बहुत सारी सर्जरी होती है जिसमें बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन छोटी सर्जरी अपेंडिक्टोमी कर रहे हो उसमें 5 घंटे लगा दिए तो मतलब वो सर्जन नहीं है, उसे मजाक का पात्र बनेगा, फिर सब उसकी मजाक उड़ाएंगे क्योंकि अपेंडिक्स निकालना 30 मिनट का प्रोसेस है। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि 5 घंटे लगा दिए उन्होंने, अपेंडिक्स सर्जरी करते हैं एरोटा फोड़ दिया अंदर, वो 10 घंटे चला गया, ऐसा भी हो जाता है। सो ये कीमोपोर्ट लगाने का प्रोसेस मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 मिनट्स टू 1 आवर का प्रोसेस है, इससे ज्यादा नहीं लगता। सो मैं स्क्रब कंसल्टेंट आ गई, मैं कहा पहले तो कंसल्टेंट को भगाओ, इसको क्यों लाए हम, ऐसा है हम दोनों मिलकर लगाएंगे, इसको क्यों लाए, और वो आ गई तो कुछ कह नहीं सकते उसको। सो वो कीमोपोर्ट हमने डाला, विद इन 30 मिनट्स में कीमोपोर्ट डाल के पेशेंट बाहर आ गया, और वो पोस्ट वाले शॉक में आ गए, इतना जल्दी कैसे लाया पेशेंट, हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं करे, हम तो सोचा हमारी शिफ्ट हो गई। सो कभी कभी क्या होता है, वो हो सकता है एक्सपीरियंस था या पता नहीं मेरी वजह से कुछ डर था या पता नहीं क्या था, एक सीनियर पर्सन वर्क करता है, एक जूनियर वर्क करता है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है, उनको पता ही नहीं किसको कहाँ लगाना है, किसको क्या करना है, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, वो कंसल्टेंट चिल्लाएगा, उसका इरिटेशन फालतू के टेंशन दिमाग में, उससे पता नहीं वो कहाँ घुसेड़ेगा, उसको जाएगा नहीं, फिर प्रॉब्लम, वो सारी चीजें। तो नॉलेज और एक्सपीरियंस तो हर जगह आपका काम आएगा, और अपने आपको इतना नॉलेजेबल बनाना है लाइफ में कि रिग्रेट नहीं होना चाहिए कभी लाइफ में। आप भले सेलेक्ट हो जाओ, आज आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए, बनने के बाद में अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, ऐसे रहोगे कि हाँ है वैसा भी, लाइक एक जो हमारे साथ एक पर्सन जो वर्क कर रहा है वो मेरे पास आया, बोला मैं सर 4 साल कुछ बोला, पता नहीं कितने साल हो गए, मैंने कभी किताब उठाई नहीं, अब मेरी इच्छा हुई वापस उठाने की। मैंने कहा अच्छा उठा लो भाई, क्या फर्क पड़ रहा है, बोला कुछ तो करूंगा बेटा बेटा, मैं कुछ नहीं आता मुझे, भूल गया मैं सर। उसने बोला सर मैं आपका ऑफलाइन बेस ज्वाइन कर लूं क्या, मैंने कहा यार आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए हो, अब ऑफलाइन बेस ज्वाइन करके क्या उखाड़ लोगे आगे जाके, बोला नहीं मेरा नॉलेज जो है उसको क्या करना है मुझे रिवाइज करना, अपडेट करना है। तो मैंने बोला ऑफलाइन तो पता नहीं आप आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे, कि आप ऑनलाइन बेस ज्वाइन कर लो और उससे बेटे बेटे रोज पढ़ो थोड़ा थोड़ा, नहीं ऑनलाइन तो मैं पढ़ नहीं सकता, मुझे क्या करना है ऑफलाइन आना है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, अभी नया बेस स्टार्ट होगा तब आ जाना, ऑफलाइन बैठ जाना पढ़ना, और क्या कर सकते हैं। सो वो फील जब होगा, आप ये नर्सिंग ऑफिसर बना, आपके दिमाग में ये चल रहा हो एक बार नर्सिंग ऑफिसर बन गई ना मैं, तो किताबों को ऐसे फेंकूंगी मैं लॉक लगा के कि कभी वापस दिखनी नहीं चाहिए, है ना ऐसे। बट ये चीज आपको अभी लग रहा है, जब आप बन जाओगे ना तब आपको लगेगा कि यार मैं आज ये पढ़ लेती हूँ, आज वो पढ़ लेता हूँ, आपको अंदर से आएगा, मजा आने लग जाएगा। बाद में थोड़ा आपको प्रॉब्लम लग रही है लेकिन बाद में आएगा, सच में ही वो अंदर से आएगा, फील आएगा, मजा आएगा, और वो बहुत बेनिफिशियल होगा। चलो आगे नेक्स्ट आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट वन इज हाइपो मैग्नीसिमिया। हाइपो भाई हर एक देश में इतने लोग होते हैं जो पढ़ते हैं
हर कोई टॉप नहीं करता है और हर कोई नीचे भी नहीं आता है, और पढ़ता वही है जो नीचे होता है। ऊपर वाले तो पहले पढ़ गया सारा, अब उसका जो था वो खत्म हो गया, उसके बाद उसकी एक्सपायरी वैलिडिटी पूरी हो गई उसकी, उसको जो पढ़ना था वो टॉप कर लिया उसने कॉलेज में, धक्के खा के जॉब लग गई। अब वो जॉब करेगा कि मैं टॉपर था जॉब करूंगा, मैं टॉपर था जॉब करूंगा, वो यही करता रहेगा लाइफ में। लेकिन जो बेचारा रियल में नीचे से धक्के खा के आया ना, वो जो फेल होके नीचे ग्राउंड में पता नहीं जीरो नंबर ला के, उसको लगेगा यार कुछ तो रह गया, थोड़ा और कुछ करते, थोड़ा और कुछ करते, वो पढ़ते नहीं। तो आप सब लोग वैसे ही हो, नीचे वाले पढ़ोगे आप सब, आगे आ जाओ। हाइपोमैग्नीसिमिया, नेक्स्ट इज डिक्रीज द मैग्नीशियम लेवल लेस देन 1.6 mg पर डीएल। सो जब हम मैग्नीशियम की बात करते हैं mg पर डीएल, 1.6 mg पर डीएल से लेवल कम हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोमैग्नीसीमिया। कोजेस की बात करें तो जो हमने हाइपर में देखा था वैसे यहाँ पे हम बात करें तो इन हाइपोमैग्नीसीमिया इनसफिशिएंट मैग्नीशियम इनटेक लाइक मालन्यूट्रिशन, स्टारवेशन, वॉमिटिंग, डायरिया, मालाब्सोर्प्शन सिंड्रोम, सीलिक डिजीज, क्रॉस डिजीज, ये सारे जो मालाब्सोर्प्शन सिंड्रोम में हम पढ़ते हैं जहाँ पे एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी। सीलिक डिजीज, क्रॉस डिजीज, ये आपको आई थिंक क्रॉस तो जेडी में पढ़ाते हैं, और सीलिक डिजीज पीडियाट्रिक के अंदर, पीडियाट्रिक में पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते? क्या होता है इसमें? सीलिक डिजीज, ग्लूटीन, ग्लूटीन जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, और फिर हम एक ही ऑप्शन से ग्लूटीन फ्री डाइट स्टार्ट कर दो, सो हम ब्रो BROW, बार्ली, राई, ओट एंड BROW, डब्ल्यू इज व्हीट। चलो नेक्स्ट, ये मुंह करें हम, ये तो कुछ है नहीं, ये तो सारे वही है जो हम पढ़ रहे थे इतनी देर से। नॉलेज जहां से भी मिले, जहां जो भी दे रहा है सबसे ले लो, जब कोई नॉलेज दे रहा हो तो ऐसे मांग लो, दे दो दे दो, कोई बात नहीं, लेने के लिए तैयार रहना है। वहां पे अपना वही लगाना है, मैं तो बहुत आता है मुझे नहीं लेना है, ले लो सबसे, और नहीं दे तो उसकी मर्जी है, वो बात अलग है, पर हमें तो जो दे रहा है ले लो, फ्री में दे रहा है तो वो अच्छी बात है, दे दे भाई दे दे, वो करें। लाइक अभी रिसेंटली क्या जो, अभी तो पता नहीं इतना मुझे तो समझ में नहीं आता, पर जो नीट वाला जो सिलेबस होता है वो मैं ऐसे देख रहा था, तो उसमें जो दो पार्ट है, बोटनी और जूलॉजी होता है। सो जूलॉजी के अंदर बहुत सारे हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स होते हैं उसमें, तो मैं उसमें देख रहा था, तो उसमें रीनल सिस्टम और जो नर्वस सिस्टम था वो मैं, आप लोगों को तो पढ़ा ही रहे यहाँ पे, वहां पे देखा तो वहां दे रखा है, और उसमें मैंने देखा तो वो सब कुछ उन्होंने पढ़ा रखा है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। मैंने कहा ये 11th क्लास में बच्चा बेचारा, कहाँ ये नर्वस सिस्टम, और इस नर्वस सिस्टम में इतने सारे उसने कंडक्शन सिस्टम, एक्साइटेबिलिटी, साल्टेटरी मूवमेंट, कंटीन्यूअस मूवमेंट, सारे पढ़ा रखे हैं। जब आप एनसीईआरटी बुक देते हैं उसमें इतना डिटेल में नहीं है, उसमें तो छोटा सा एक न्यूरॉन है, तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन, बस वही है, उसके अलावा कुछ जगह नहीं है, और उसमें इतना सारा डीप में उन्होंने लिखा रखा है। सो वहाँ अब 11th क्लास से ये ऐसा लेवल कर दिया, वो वहीं से इतना पढ़ाते हैं, कोचिंग वाले इतना करते हैं वहाँ पे, वो बच्चा बेचारा फिर या तो डिप्रेशन में जाएगा उसको देख देख के, या फिर वो 720 से 720 लाएगा, दो ही ऑप्शन है, यही होता है भाई, सारे को तो 720 आएंगे नहीं, फिर अधिकतर डिप्रेशन में ही जाएंगे। और कोचिंग सेंटर तो इतने, नीट में तो इतने हो गए पता नहीं, इतनी भीड़ पता नहीं, इतने स्टूडेंट भी इतने, जहां जाओ इतने भरे पड़े, हर जगह किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे पूरा, यहाँ तो ठीक है कोटा जो अपना हब है एजुकेशन हब, हम नीट का बोलते हैं, वहाँ तो चलो इन्होंने बहुत सारे सेंटर्स खोल दिए जगह जगह, हर एक सिटी में अपने सेंटर डाल दिए। प्रीवियसली जब मैं सेकंड ईयर में था नर्सिंग में तब गया एक बार, तब मुझे भी लगा कि मैं भी नीट पढ़ लेता हूँ अभी वहाँ जाके, इतना भीड़ हर जगह पड़ी रहे वहाँ। मैंने उसको पूछा जहाँ रेंट पर, उसको घर वाले कहा, बोला घर वाले तो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर रेंट पे रहते हैं, और अपना घर उन्होंने हॉस्टल बना के बच्चों को किराया दे रखा है। क्यों? क्योंकि हॉस्टल बनाने से किराया ज्यादा मिलता है, हॉस्टल से 60-70 हजार रुपया, 1 लाख रुपये किराया, वहाँ 10 हजार रुपये किराया देगा, हमारे 90 हजार रुपये महीने कमा रहे हैं। ये ठीक है यार, बच्चा बिजनेस है, और बच्चे इतने भरे पड़े और उनको इतना पढ़ाते हैं कि वो बेचारे डिप्रेस। मैं तो यहाँ पे सोचता हूँ कि ये जो नहीं चाहिए इनको क्यों पढ़ाना है, ये बेचारे उसको भी रखेंगे बेटे घर जाके, उसमें अनवांटेड चीजें इतनी डाल रही हूँ मैं उसको, फिर मैं अब उसको क्या बोलते, मैं बोल दूं उसको कि ये नहीं पढ़ना है, तो उसको लगेगा कि ये तो मुझे अंकल हो, अंकल मैं अंकल बोलता हूँ, अंकल तो मुझे पढ़ने नहीं देना चाहिए, मुझे आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मानते भी, ये भी प्रॉब्लम होती है कि जब हम घर के कोई होता है ना, टीचर डॉक्टर, तो उसकी बात कोई नहीं मानता है। अगर लाइक मैं उसको बोला ठीक है ला मैं पढ़ाता हूँ नर्वस सिस्टम, तो मैंने बोला हाँ आपको नहीं, ठीक है भैया, वो क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा उसके दिमाग में भी नहीं जाएगा, उसके माइंड में पहले ही सेट है कि इनको नहीं आएगा, तो ऐसा सेटअप बनाने का भी ठीक है, फिर तो पढ़ फिर देखते हैं क्या होता है, नहीं आएगा तो बाद में देखेंगे। सेम ट्रीटमेंट मैनेजमेंट जब हम पढ़ते हैं, भाई को कुछ प्रॉब्लम हो गया, मैंने बोला ठीक है ये मेडिसिन दे देते हैं, नहीं मेरे को हॉस्पिटल जाना है, मैंने बोला हॉस्पिटल जाके क्या करेंगे, तो ये वहां जो होगा वो करेंगे, ठीक है, फिर मैंने लिखा है सर ये दो ये अब चलो हॉस्पिटल, फिर वहां जाके लिखा उसने ऐसे वहाँ, फिर मैंने उसको दिखाया दोनों पेपर, अब देखो, तो उसने वही लिखा लाइक डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन आई भी लगाना है अभी, मैंने वही बोला था अभी घर पे लगा लेते हैं डाइक्लोफेनिक, और उसके साथ में एंटासिड लेना है, वो एंटासिड उसने भी लिखा, और बाकी बेड रेस्ट करना है और कुछ नहीं करना है। सो विश्वास नहीं हो सकता है कि ये तो मेरे को पता नहीं हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं, घर पे फॉर्मेलिटी करना चाहते हैं, ठीक है हॉस्पिटल जाओ, मिड नाइट वहाँ कहाँ जाना है प्रॉब्लम, और वहाँ कौन बैठे है, वही जया जिसको कुछ नहीं आता है, उसको 4 चीज बता रखी है, और उसको वहाँ ओटी में हमें बताते कि ये करना है, वो इमरजेंसी में बैठ के लिखता रहता है। तो लिख लिया आप लोगों ने हाइपोमैग्नीसीमिया, बट ये होता है हर जगह होता है, आप लोगों में भी होगा, आपके भी घर वाले टीचर है पापा, तो उससे कोई ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे, ट्यूशन दूसरी जगह जाएंगे, जो गवर्नमेंट सेलेक्टेड नहीं है उसके पास ट्यूशन जाएंगे, और पापा जी गवर्नमेंट स्कूल में सेलेक्ट होकर पढ़ा रहे हैं उनको बोलेंगे आपको पापा कुछ नहीं आता है, मैं तो वहां जाऊंगा। हाइपोमैग्नीसीमिया, सो इंक्रीज मैग्नीशियम सीक्रेशन इन डायबिटिक्स, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। जब हम अल्कोहल की बात करते हैं, अल्कोहल बहुत डेंजरस ड्रग है ये, और बॉडी के अंदर हाईएस्ट जो हम रेजिस्टेंस पढ़ते हैं तो बहुत क्विकली इसका रेजिस्टेंस डेवलप होता है, बट ज्यादा सीवियर नहीं है, इसको डी एडिक्टेशन भी इजीली किया जा सकता है। सो अल्कोहल जब आप लेंगे तो अल्कोहल क्या करेगा, जो आपका रीनल सेल्स है, इसमें जो हम लूप ऑफ हेनले की बात कर रहे हैं, लूप ऑफ हेनले जो क्या करवाता है, कंट्रोल करता है आपके मैग्नीशियम के एक्सक्रीशन एंड रीअब्जॉर्प्शन को। सो ये जो आपका
डायलिटिक्स साथ साथ में जो अल्कोहल है वो वहां से जो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस है उसको क्या करवा देगा, स्टॉप करवा देगा, बंद कर देगा, उसको नहीं करना, किडनी के अंदर जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन लो पैलेट से स्टॉप करेगा, और उसकी वजह से क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट्स के अंदर मैग्नीशियम जो है वो क्या होगा, एक्सक्रीशन वाली जो बात है वो ज्यादा होगी, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, उसकी वजह से बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपोमैग्नीसीमिया। सो दिस इज वेरी डेंजरस ड्रग अल्कोहल बॉडी में। आई थिंक सर ने साइकेट्रिक में अल्कोहल पढ़ा दिया होगा, साइकेट्रिक में सर पढ़ा नहीं, नहीं पढ़ा? हाँ वेरी गुड, फिर तो। सो अल्कोहल कहां से होता है अल्कोहल? हाँ ये लो, पढ़ा दिया सर हमें, स्टमक एंड intestine, small intestine. So it is absorbed mainly from the small intestine. Duodenum and जो आपका jejunum part primarily from small intestine 80% and 20% is absorbed from the stomach alcohol, and that's why the stomach is always taken as a medication in empty stomach. It should not be given after meal, it should be given before. अगर क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल कब देना है पेशेंट को, तो आंसर क्या देना है, इट शुड बी गिवन बिफोर मील, इट्स नॉट पेशेंट को तो नहीं देना है, बट फिर भी अगर क्वेश्चन आए तो आंसर क्या है, बिफोर मील, क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं होगा अगर आफ्टर मील देंगे तो। हाँ जी मंगाली, अरे पढ़ाई कर लो। अल्कोहल इट्स मीठा जहर बोलते हैं, मीठा जहर, वैसा ही है अल्कोहल, बॉडी के अंदर अल्कोहल, शुगर या ग्लूकोज जिसको हम बोलते हैं, ये और एक आपका कोलेस्ट्रॉल फीट, ये ऐसी थिंग्स है जो बॉडी के अंदर आदमी को कभी भी सडनली नहीं मारती है, रोज मारेगी और थोड़ा थोड़ा मारेगी। वो एक मूवी में डायलॉग है कि मैं तेरे को इतना मारूंगा कि तू मौत के पास जाके वापस आएगा, पर मरने नहीं दूंगा तेरे को। फिर वो मारता है, फिर हॉस्पिटल जाता है, ठीक करवाता है, वापस आता है, फिर मारता है, फिर हॉस्पिटल जाता है, ठीक करता है, फिर वापस आता है, ऐसा कुछ मूवी है। एक विलन, एक विलन में होता है, वो नाम पता नहीं क्या है उनका, रितेश देशमुख, उसको मारता है ना, वो उसकी वाइफ को मार देता है, फिर वो उसको मारता है। तो वैसा ही है, अल्कोहल ड्रिंक करने से आदमी की डेथ सडनली नहीं होती, पर एक दिन होती है, कंफर्म है, बिकॉज ऑफ द लिवर सिरोसिस एंड लिवर फेलियर। जब हम फेट की बात करते हैं तो फेट, एक्सेसिव फेट बॉडी में होने से सडन डेथ नहीं होती, पर एक दिन का हार्ट फेल होने से डेथ होती है। और तीसरा है आपका ग्लूकोज या शुगर, जो हम शुगर की बात करते हैं, ब्लड शुगर, अनकंट्रोल्ड जो शुगर हम जो भी बॉडी में है वो कभी आपका किसी को डायबिटिक है और बॉडी में शुगर 200 300 400 भी है तो उसकी डेथ नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो अगर कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट रहेगा तो एक दिन जरूर डेथ हो जाएगी उसकी। ये सारे मीठे जहर है और इनकी वजह से डेथ, या आप बोल सकते हैं कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। अगर आदमी 100 साल जिएगा तो इनके साथ में आदमी 80 साल या 70 साल ही जिएगा, अपनी उम्र को कम कर रहे हो। हाँ चलेगा, तो फिर नर्सिंग ऑफिसर बनो पहले, और उसके लिए क्या चाहिए, पैसे। अल्कोहल पैसे भी बर्बाद कर देता है, उसके साथ में घर भी बर्बाद कर देता है और अंदर सारा बर्बाद कर देता है। तो इफ यू आर रेडी फॉर दैट यू विल टेक अल्कोहल, स्टार्ट कर दे, आज से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आगे इन मूवमेंट, मैग्नीशियम की हम बात कर रहे हैं, मूवमेंट, सो सेम एज लाइक पोटेशियम, मैग्नीशियम भी यहाँ पे एक्सचेंज होता है, और जब हम यहाँ लिखा हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, देन पर्सन को हम क्या देंगे, इंसुलिन। दिस इंसुलिन शिफ्ट द मैग्नीशियम फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर टू इंट्रासेलुलर एज लाइक पोटेशियम, और उसकी वजह से मैग्नीशियम सेल में जाएगा तो ब्लड में मैग्नीशियम का लेवल क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज नोन एज मूवमेंट ऑफ मैग्नीशियम एंड इट विल कॉज हाइपोमैग्नीसीमिया। देन हायर कार्गन सेम हुई, हाइपरग्लाइसीमिया हुई, सेम एक ही पॉइंट है, एक ही लिखना है, दोनों में लिखना है। किडनी टू एक्सक्रीट मोर यूरिन, जब किडनी से ज्यादा यूरिन आएगा तो मैग्नीशियम बाहर जाएगा, उसकी प्रॉब्लम। लॉस ऑफ मैग्नीशियम होगा जब किडनी ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस करेगी, तो ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, दोनों एक ही है, एक एक लिखते हैं बस। इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन वो बताया मैंने, जब आप इंसुलिन देंगे तो मैग्नीशियम कहां जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर ट्रांसफर होगा, उसकी वजह से ब्लड में मैग्नीशियम का लेवल रिड्यूस होगा और बॉडी में हो जाएगा हाइपोमैग्नीसीमिया। कैल्शियम ज्यादा कम होने पे क्या होगा, सो जब भी हम कैल्शियम का लेवल देखते हैं, अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा और अगर कैल्शियम का लेवल कम होगा तो उसके ऊपर डीटीआर, डिपेंडेंट रिफ्लेक्सेस का क्या इंपैक्ट होगा, ये क्वेश्चन है हमारे ऑनलाइन, बताओ क्या होगा। कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है तो डीटीआर पे क्या इंपैक्ट आएगा, कम होगा, बढ़ेगा। एंड जब कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन में डिपेंडेंट रिफ्लेक्सेस पे क्या इंपैक्ट होगा, दोनों में बढ़ेगा। यस, हाइपोकैल्सीमिया में इंक्रीज होगा एंड हाइपर कैल्सीमिया में डिक्रीज होगा, क्यों। सो बेसिकली अगर हम बात करें कैल्शियम की तो प्राइमरली माइनर लेवल इंक्रीज या डिक्रीज होने से ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि माइनर चेंजेस में तो हाइपर कैल्शियम होने पे जो मसल्स में ट्विचिंग होती है, बढ़ता है सब कुछ, लेकिन लेट सिम्टम में मसल्स परमानेंट डिपोलाइज हो जाती है, उसकी वजह से मस्कुलर वीकनेस आती है जब हम हाइपर कैल्शियम बढ़ते हैं। सो सेम थिंग यही होगी कि जब हाइपर कैल्शियम होगा तब डीटीआर, डिपेंडेंट रिफ्लेक्सेस कम होगा, बट वो कब आएगा, जब हम सीवियर हाइपर मैग्नीसीमिया, सॉरी हाइपर कैल्शियम बढ़ते हैं और हाइपोकैल्सीमिया में इंक्रीज होगा। लेकिन वो जो कंडीशन है वो अर्ली स्टेज में भी हो सकती है हाइपो में, लेकिन हाइपर में तो अर्ली स्टेज में तो इंक्रीज होता है, लेट स्टेज में क्या होगा, आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट, बट मैग्नीशियम का डीटीआर के साथ जो रिलेशनशिप है उतना स्ट्रांगली कैल्शियम के साथ नहीं होता है, ज्यादा सीवियर कैल्शियम के साथ देखने को नहीं मिलता है। कैल्शियम के साथ मेन याद रखना है आपको, हाइपोकैल्सीमिया जब हम पढ़ते हैं तो स्पेसिफिक कंडीशंस, मसल के अंदर ट्विचिंग होना, जो हमने कल दो साइन पढ़े थे, जोमेस्टिक साइन एंड ट्राउजिक साइन, जो स्पेसिफिकली, एंड एक और कंडीशन टेटनी लाइक सिम्टम्स, दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट, सिम्टम्स, सो जो सिम्टम हमने हाइपो में, हाइपर में पढ़े थे उसके जस्ट अपोजिट केस में आएंगे आपके हाइपोमैग्नीसीमिया में। सो टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी रेट, चलो रेट बढ़ेगा बट डेप्थ एंड टाइडल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो दीज आर द सिम्टम्स रिलेटेड टू कार्डियक सिस्टम एंड योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। यस, कौन बोल रहा था ये कर दो स्टार्ट सर, हैं? बहुत जल्दी है, अभी तो लाइफ शुरुआत हुई है। लीवर जो है बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत ज्यादा कोशिश करता है आपको बचाने की, हाँ इसलिए प्रेजेंटेड होता है बचाने के लिए, लेकिन ह्यूमन बीइंग एक ऐसा आदमी है जिसको लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं, अगले दिन वापस स्टार्ट हो जाता है, अब तो ठीक हो गया मैं, हैं? आदमी से पूछा कि आप ट्रांसप्लांट क्यों करवा रहे हो, तो बोला ठीक हो, लेकिन नहीं मुझे वापस स्टार्ट करनी है इसलिए ट्रांसप्लांट करवा रहा हूँ, ओपन हो गया मेरे हाथ से।
यस, तो इसीलिए हाँ मालिक आएंगे, मूव करें। नेक्स्ट अदर सिम्टम्स, ये तो सिंपल वही सारे सिम्टम है जो हमने प्रीवियस, ओह सॉरी आपका, हाँ क्या, हाँ ओके हाँ मैं बताता हूँ। सो या इनका एक क्वेश्चन है, टीएमटी जानते हो, टीएमटी जानते हो, टीएमटी भी नहीं सुना आप लोगों ने? टीएमटी का मतलब होता है ट्रेड मील टेस्ट, दैट इज टीएमटी। हिंदी में बोले, सिंपल वर्ड में बोले तो भागने वाला टेस्ट, दौड़ने लगे हो जाके, दैट इज ट्रेड मील टेस्ट। सो बेसिकली जो पर्सन पेन के साथ, कार्डियक चेस्ट पेन के साथ हॉस्पिटल आते हैं, ओपीडी में आते हैं, या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के साथ आते हैं जिनको पेन हो रहा है चेस्ट में, तो उन पेशेंट्स के साथ ट्रेडमिल यानी उनको उस जो रनिंग मशीन जो आती है उसके ऊपर आपकी लीड्स लगा के रनिंग करवाते हैं। उसका बेसिक सिंपल सा मीनिंग है कि वो क्या कर रहे हैं, उस मशीन को पहले स्लोली स्लोली चलाएंगे, फिर थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, फिर और स्पीड बढ़ाएंगे, और आपके हार्ट के ऊपर लोड इंक्रीज करेंगे। और लोड इंक्रीज करने के बाद वो ये देखेंगे कि हार्ट जो है कंपनसेट कर रहा है नहीं कर रहा है, आपके रिदम में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे, कोई एब्नॉर्मलिटीज तो नहीं हो रही है, हार्ट बिल्कुल वर्किंग में है या नहीं है, उसके लिए हम करते हैं टीएमटी। तो ये सिंपल सा टेस्ट है जो क्या करता है हार्ट की वर्किंग कैपेसिटी को असेस करने के लिए कि कितना लोड देने पे ये हार्ट प्रॉब्लम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिनका नॉर्मल हार्ट होगा उनको कोई इशू नहीं आएगा, तो फिर उनको सिर्फ एक पेंटाप्राजोल टैबलेट लिख के घर भेज देते हैं, क्योंकि वो गैस्ट्रिक पेन से भी दर्द हो सकता है, गैस्ट्रिक की वजह से भी। तो क्वेश्चन ये है कि टीएमटी में हम कौन सी वेव को असेस करते हैं, अलग अलग वेव्स है, टी, क्यूआरएस और टी। किस वेव को आप प्राइमरी से, तो सब कुछ हम असेस करेंगे, बट प्राइमरी अगर लिखा है तो किसको असेस करेंगे, उसके अलावा और भी जैसे सेगमेंट होते हैं आपके, पीआर इंटरवल और आपका क्यूटी इंटरवल, एसटी सेगमेंट, ये भी होते हैं। क्या असेसमेंट करते हैं यहाँ पे, तो जो इनका जो डाउट है ये पूछा है कि एसटी हो सकता है क्या या ये होगा। सो बेसिकली जो हम पी की बात करेंगे यहाँ पे, पी तो आपका किसका है, एर्टेरियल डीपोलराइजेशन। और हमने इसको पहले एलिमिनेट कर दिया था, याद होगा आपको, मैंने कल ये भी बोला था अगर आपका एट्रियम काम नहीं भी करे तो भी आदमी जिंदा रहेगा, वो जितने साल रहे तब तक जिंदा रहेगा, जब तक वेंट्रिकल्स काम कर रहा है वो जिंदा रहेगा, कुछ नहीं होगा उसको। सो उसका कोई इश्यू यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन या पेन नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 80% ब्लड ऑटोमेटिकली किसमें जा रहा है, वेंट्रिकल्स के अंदर। सो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। We have the QRS complex. This is again the depolarization of ventricles, ventricle depolarization, and the next one is T for ventricular repolarization. Okay, so it is. So मैं यहाँ पे एक इसी बनाता हूँ पैटर्न आपको, ये दिस इज द P Q R S and then T, क्लियर। बेसिकली हार्ट के अंदर चेस्ट पेन होना या जो भी प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं वो जो होती है उसकी अगर हम बात करें, जो आपके ब्लड सप्लाई मायोकार्डियम को जो ब्लड सप्लाई मिल रही है वो कहाँ से होती है, मायोकार्डियम को जो ब्लड सप्लाई कौन करता है, हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन करता है, कोरोनरी वेसल्स जो है वो क्या करती है, इसकी ब्लड सप्लाई करती है। और वो वेसल्स लाइक हार्ट तो पूरा खुद के पास सब कुछ उसी के पास ही तो है, फिर भी उसके पास भी क्या एक वेसल्स है और वो डायरेक्टली आपका ब्लड लेके वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करेगी, उसकी वजह से उसमें पंपिंग एक्शन आ रहा है। अगर आपका ये कोरोनरी वेसल्स ब्लॉक हो गया तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी और हार्ट काम करना बंद कर देगा। जब हम डीपोलराइजेशन प्रोसेस पढ़ते हैं तो उस टाइम तो हार्ट के अंदर क्या है, ब्लड भरा हुआ है, इधर भी भरा हुआ है, इधर भी भरा हुआ है, और ये ब्लड के थ्रू क्या होगा, सॉरी हार्ट के थ्रू क्या होगा, पंप आउट होगा, बाहर जाएगा। जब हम किसी बात करते हैं रिपोलराइजेशन, एट दैट टाइम हार्ट के जो ये चेंबर है ये क्या है, ऑलरेडी ये वेंट्रिकल्स एम्प्टी हो गया, उसी को तो हम बोले ना रिपोलेशन होगा, बाहर चला गया, डिपोलराइज हो गया, फिर अब एम्प्टी वो वापस अपने शेप में आएगा, वो क्या है, एम्प्टी स्टेट है। सो कॉम्प्लिकेशन अगर आएंगे पेशेंट को चेस्ट में अगर कुछ होने के चांसेस है, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर टू डिपोलराइजेशन एट द टाइम ऑफ रिपोलराइजेशन जब हार्ट के अंदर ब्लड नहीं है तो वेसल्स में भी ब्लड नहीं होगा, उस टाइम पे हार्ट के पास ब्लड सप्लाई होने रिड्यूस होने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा, और उस कंडीशन में पेन होने के चांसेस आपको क्या मिलेंगे, ज्यादा। सो इसके अंदर इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, आउट कर देते हैं, और हमारे पास बचता है या तो इनका जो डाउट था वो एसटी वाला या फिर टी। व्हाट इज एसटी, व्हाट डू यू मीन बाय एसटी, एसटी सेगमेंट का क्या रोल है, स्टार्टिंग ऑफ एस टू स्टार्टिंग ऑफ टी, ये क्या है एसटी, एसटी क्या इंडिकेट करता है, डिपोलेशन, रिपोलेशन, गैप बिटवीन रिपोलेशन एंड डिपोलेशन, दोनों में जो गैप होता है वो है, गैप तो कुछ होता नहीं है, ऐसा होता है ये पहले अपने आप को स्क्वीज किया, थोड़ी देर रुक गया, अब नीचे वाले का नंबर है वो स्क्वीज करेगा, फिर वो रुक गया, फिर वो आएगा ये। तो बेसिकली जब हम डिपोलराइज और रिपोलराइज पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हम पढ़ते हैं, जो आप बोले गैप बोल रहे हैं पर गैप तो बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स होते हैं जिसमें शिफ्ट होना होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ अब इसको वापस आउट होना है। सो जब शिफ्टिंग के टाइम जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का जो ड्यूरेशन आ रहा है उस टाइम कंडक्शन सिस्टम से कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती है, ये जो फ्लैट लाइन आ रही है इसमें जहां भी है एसटी ये है वो जो भी आती है उस टाइम कोई भी कंडक्शन सिस्टम में एक्टिविटी नहीं हो रही है, उसको मशीन रिकॉर्ड करती है। और अगर ये ज्यादा है मतलब हार्ट में कहीं ना कोई एब्नॉर्मलिटीज है जिसकी वजह से आपको ज्यादा देखने को मिल सकती है, और वो मेनली हार्ट ब्लॉक हो गया या फिर हार्ट फेलियर हो गया, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। टीएमटी टेस्ट जो है वो सिर्फ हार्ट के ऊपर एक लोड देके हम उसकी वर्किंग कैपेसिटी को देख रहे हैं, वहां पे हार्ट ब्लॉक है या ऐसा कुछ है तो उसके लिए टीएमटी पर्सन थोड़ा सा भी नहीं कर पाएगा, तो वो पहले बोलेगा मैं 4 सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता हूं, मैं हार्ट पकड़ लेता हूं, होते हैं जिनका हार्ट वीक है, हार्ट फेलियर है, वो पहले बोल देते हैं, मेरे से तो बोलने में भी तकलीफ होता है, बहुत सारे की बोल भी नहीं पाते, उसमें थक जाते हो, इतने सारा उनको इश्यूज होते हैं। अगर आप टीएमटी में जा रहे हैं मतलब चेस्ट पेन में किस वजह से हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो अगर प्राइमरी आंसर्स की बात करें तो ये भी नहीं हो सकता है, आंसर्स तो क्या आएगा सिर्फ टी जब रिपोलराइज होगा, अगर कहीं ना कहीं इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई है तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, और उसी को डिटरमाइन करने के लिए प्राइमरली यहाँ पे क्या देख सकते हैं, टी वेव जो आपका रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को इंडिकेट कर रहा है। सो आंसर यस, क्लियर, यस
टी वेव जो है वो क्या आएगा आपका आंसर होगा प्राइमरी। बाकी रिकॉर्ड वो पूरा करता है, इतनी बड़ी सी पूरी आपको एक बुक देते हैं 10-15 पेज की बुक प्रिंट करके देते हो आपको जब आप टीएमटी करवाते हैं। इसमें सब कुछ होता है, कितनी स्पीड पे आप भागी, उस टाइम आपकी हार्ट की रेट कितनी थी, कितना लोड था उसके ऊपर, आपका हार्ट नॉर्मल है या नहीं है, वो सारी चीज उसमें लिखा होगा, वो सब मिलता है आपको। चलिए ये हो गया डायग्नोसिस। सो लेवल चेक करेंगे, इसीलिए देख लेंगे आप टॉल टी वेव डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट। इसके बाद है फॉस्फेट, और फॉस्फेट मैंने कल भी बोला था मेन पार्ट क्या है, कैल्शियम। फॉस्फेट किस पे डिपेंड है, कैल्शियम पे। सो कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों की बात करते हैं एक साथ मिला के। एनटीजी की टेबलेट रखते हैं, तो एनटीजी बिल्कुल, एनटीजी नाइट्रोग्लिसरीन जो इमरजेंसी ड्रग है हार्ट पेशेंट्स के लिए, क्योंकि ब्लॉकेज होते ही तुरंत क्या करना होता है, एनटीजी लेना होगा। अगर नहीं लिया तो फिर ब्लड सप्लाई लॉन्ग टाइम तक बंद रहा तो फिर डेथ हो जाती है। एनटीजी क्या करता है, वेजोडाइलेशन। एनटीजी कौन से रूट से दी जाती है, ओरल दे दिया तो, ओरल और आईवी दे दिया तो क्या होगा, आईवी नहीं देते, देते और ओरल, ओरल दे सकते हैं। ओरल मतलब थ्रू जीआईटी, सबलिंगुअल और वक्कल दो होता है, वक्कल मतलब नीचे वाला, सबलिंगुअल अंडर द टंग, और आईवी आईएम कौन से रूट से, किस किस रूट से दे सकते हैं हम इसको। ओरली जो वक्कल रूट है जीआईटी से, उसे क्यों नहीं देते, टाइम लगता है, एब्जॉर्प्शन में 30 मिनट्स का टाइम लगेगा इफेक्ट आने में, और तब तक तो पेशेंट निकल जाएगा। वेरी गुड। सो एंटीजी टैबलेट गिवन थ्रू द सबलिंगुअल रूट एंड इट आल्सो गिवन इन आईवी फॉर्म, आईवी रूट से भी हम देते हैं इंजेक्शन इन्फ्यूजन फॉर्म में। इट आल्सो कैन बी गिवन विद योर ओरल रूट, बकल रूट, बट उसका रीजन ये नहीं कि पेशेंट निकल जाएगा, वो रूट देने का रीजन अलग है यहाँ पे। एंटीजी टैबलेट इज अ ड्रग व्हिच इज हैविंग 100% फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। कुछ ड्रग्स पड़ते हैं जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म 100% होता है, और उनमें एक ड्रग कौन सी है, एंटीजी लिग्नोकिन, इनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, 100%। और व्हाट इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जब भी हम ड्रग जीआईटी से लेते हैं तो जीआईटी से स्टमक से या इंटेस्टाइन से ब्लड जाता है पोर्टल वेन में, एंड पोर्टल वेन ब्लड लेके जाती है लीवर के पास, लीवर थ्रू द हेपेटिक वेन आपके जो वेना कवा उसमें पुट करेगा, देन वेना कवा से हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट से सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू आपके टारगेट ऑर्गन के पास जाएगा। मींस ड्रग का अपने टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचने से पहले बॉडी के मेटाबॉलिक ऑर्गन के पास पहुंच गई हो। नॉर्मली ऐसा होना नहीं चाहिए। लिवर इज अ मेटाबॉलिक ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, मेटाबॉलिज्म करता है, और ड्रग जो होते कहां पहुंच गई, लीवर के पास, और लीवर के पास पहुंच गई तो वो लीवर क्या करेगा, उसके पार्ट को मेटाबॉलाइज करेगा। डिफरेंट डिफरेंट ड्रग है, डिफरेंट डिफरेंट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सो इन केस ऑफ एंटीजी, इन केस ऑफ लिग्नोकिन, ड्रग 100% डिस्ट्रॉयड बाय द लीवर। अब लीवर ने डिस्ट्रॉय कर दिया तो ड्रग यहां पहुंचेगी नहीं, और यहां पहुंचेगी नहीं तो फिर अपना एक्शन नहीं दिखाएगी, इसलिए हम उसको कैसे रूट से देते हैं, सबलिंगुअल। यहीं पे दिया, यहीं एब्जॉर्प्शन हुआ, यहीं से सीधा वेना कवा में, और वेना कवा से सीधा हार्ट में, और हार्ट से आपका जहां पे टारगेट ऑर्गन है वहां पहुंच के अपना एक्शन दिखा देगा। यस क्लियर। नेक्स्ट मैनेजमेंट। सो ऑलरेडी पेशेंट इज हैविंग लेक ऑफ मैग्नीशियम, तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम के लेवल को इंक्रीज करने के लिए ओरल सप्लीमेंट दे सकते हैं, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, आईवी रूट। यस क्या हुआ, अरे इसी लिखा ना अभी, तो ये बनानी है, बनाओ। ये टॉल टी वेव एंड दिस इज एन एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। मैग्नीशियम की बात करें, एमजीएसओ4 की बात करें, तो एमजीएसओ4 इंजेक्शन जो आता है ये बहुत ही वी कैन से विस्कस या ऑयली इंजेक्शन आता है, और इस इंजेक्शन की ऑस्मोलिटी बहुत हाई होती है। एब्जॉर्प्शन इज वेरी स्लो, टिश्यू के अंदर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो बहुत स्लो होता है, और ये आपके टिश्यू के अंदर डिपॉजिट होकर आपको क्या बना देगा, ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बना देगा अगर आप इसको आईएम लगाएंगे तो। सबक्यूटेनियस इट इज नॉट अलाउड, आईएम आप दे सकते हैं, बट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द ड्रग इज गिवन टू द पेशेंट। लार्ज क्वांटिटी दे दिया तो फिर पेशेंट आपके पास उसी शेप में आएगा, कल बोला था वैसे शेप पहुंच गए, और क्या निकालता होगा आपको, गाली आगे वो ऐसे चल रहा होगा। सो इसको प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड द इंजेक्शन इन टू पार्ट, सो क्वांटिटी कम हो जाएगा, एंड यू विल गिव द इंजेक्शन ऑन बोथ बटक्स। व्हेन यू गिव द इंजेक्शन ऑन बोथ साइड, नाउ द बैलेंस विल बी मैनेज्ड। अगर इधर चलेगा तो इधर पेन होगा, इधर चलेगा इधर, सो यू विल वॉक लाइक दिस, एंड पेशेंट विल हैव इक्वल बैलेंस की दोनों तरफ दर्द हो रहा है तो अब ठीक है कोई नहीं, बाकी ऐसे चलेगा तो फिर वो गले निकालेगा। इसीलिए ऑलवेज गिव इंजेक्शन एमजीएसओ4 इन डिवाइडेड डोज इन बोथ बटक्स, नॉट ऑन वन बटक्स, गिव ऑन बोथ बटक्स। हाफ आप जो ड्रग है वो दोनों पे लगानी है। नेक्स्ट यस, हाइपरकैलेमिया में क्या, कैसे, ओके हाँ, अगर एग्जाम में ऐसे आ गया कि जो यहाँ पे इसी चेंजेस लिखा हुआ है, टॉल टी वेव एंड डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट, जो आपको याद होगा हमने पढ़ा था हाइपरकैलेमिया में, ऐसे पकड़ के ऊपर खींचा था हमने। सो यहाँ पे जो बेसिकली इसमें जो प्रॉब्लम आएगी, दिस विल बी एस के बाद से प्रॉब्लम आएगी। जब हम हाइपरकैलेमिया पढ़ते हैं, द पर्सन विल हैव टॉल पीक टी वेव, दिस इज द एसटी सेगमेंट जो हमने क्या पढ़ा था, द वाइड या वी कैन से प्रोलॉन्ग्ड एसटी सेगमेंट। देन दिस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज आल्सो वाइड, जो यहाँ पे वाइड नहीं होगा, इसके अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा, एज वेल एज फ्लैट टी वेव इन हाइपरकैलेमिया। बट यहाँ पे पी वेव जो है आपका क्या रहेगा, नॉर्मल आपको देखने को मिलेगा। सो इसमें सिर्फ एस के बाद का पार्ट है, उसमें पी से लेकर लास्ट तक सब कुछ होगा जब हम हाइपरकैलेमिया पढ़ेंगे। क्लियर। नेक्स्ट। सो दो सिंगल नहीं देंगे कभी भी, जब भी हाइपरकैलेमिया क्वेश्चन आएगा तो वहां पे फर्स्ट जो थिंग्स लिखी होगी होगा वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मस्ट होगा, वहां पे वो लिखा हुआ होगा। या जब हम हाइपरकैलेमिया की जगह हाइपोकैलेमिया पढ़ेंगे तो वहां पे टी वेव, सॉरी यू वेव, प्रोमिनेंट यू वेव क्वेश्चन में मस्ट लिखा होगा, उसी से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, वो लिखा होता है हर क्वेश्चन। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, आईवी की बात करें तो सीवियर केसेस में आप आईवी दे सकते हैं, और नॉर्मली हम क्या करते हैं, आईएम इंजेक्शन बहुत पेन करता है, टिश्यू डैमेज करता है, इसलिए अवॉइड करें आईएम को। आईएम देना है तो फिर कैसे देना है, इन डिवाइडेड डोज बहुत बटक्स पे आपको प्रोवाइड करना है। इनिशिएट सीजर प्रिकॉशंस, अगर आपने बहुत फास्ट ट्रांसफ्यूजन किया, मैग्नीशियम का लेवल सडन इंक्रीज हो गया, उस कंडीशन में एक्शन पोटेंशियल डिस्टर्ब होगा और पेशेंट को आ सकते हैं, सीजर आ सकते हैं। हाइपर मैग्नीशियमिया के जो सिम्टम्स थे वो देखने को मिल सकते हैं, डीटीआर डिमिनिश हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाएगी, पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। सो इसको स्लोली देना है, फास्ट आईवी नहीं देना है। मॉनिटर फॉर, ये लिखा है यहाँ पे, मॉनिटर फॉर डिमिनिश्ड डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस सजेस्टिव हाइपर मैग्नीशियमिया ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम। तो जब भी मैग्नीशियम देंगे तो मॉनिटरिंग करना, एक तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसके साथ में सेकंड वन इज डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस या डीटीआर, और ओबीसी के अंदर सब पढ़ेंगे।
एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया और प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, तो वहां पे ये ड्रग ऑफ चॉइस हम यूज करते हैं जब भी हम मैग्नीशियम सल्फेट की बात करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ मैग्नीशियम। नाउ वी हैव द लास्ट इलेक्ट्रोलाइट्स फॉस्फेट। फॉस्फेट में दो कंडीशन, वन इज हाइपरफॉस्फेटेमिया, सेकंड वन इज हाइपोफॉस्फेटेमिया। जब हम हाइपरफॉस्फेटेमिया की बात करेंगे तो कौन से सिम्टम आएंगे? हाइपोकैल्सीमिया। एंड जब हम हाइपोफॉस्फेटेमिया की बात करेंगे तो हाइपर कैल्सीमिया। सो दोनों की बात करते हैं। सिम्टम्स आप लोगों ने कल पढ़े हैं तो अब आप बताएंगे, मैं पूछूंगा, पढ़ के आए ना? एंड इसके बाद स्टार्ट करते हैं यूरिनरी रिटेंशन एंड इनकॉन्टिनेंस। कल हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज दैट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड नेफ्रेटिक सिंड्रोम। बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। अरे है, मैं बोल रहा हूँ कि सिमिलर है, पूछ नहीं रहा हूं मैं, बट एग्जाम के अंदर उसको डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। नाम भी देखोगे तो नेफ्रोटिक और नेफ्रेटिक में से एक इस वर्ड का डिफरेंस है आई और ओ का। अगर स्पेलिंग ध्यान से नहीं पड़ी तो नेफ्रेटिक नेफ्रोटिक और नेफ्रोटिक नेफ्रेटिक हो जाता है। तो वो क्या है और इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, उसको हम कल पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी आपको रिक्वायर्ड होगा रेनल फिजियोलॉजी। हमने पढ़ा था यूरिन फॉर्मेशन, तो वो आपको कल भी पढ़ के आना है। आज तो पढ़ा ही है पर कल और पढ़ना है, एक बार कर जाके लिया। चलो आगे नेक्स्ट। कॉमन मैग्नीशियम रिच फूड सोर्सेस, तो आप वैसे खाते ही हो अच्छे से, कॉलीफ्लावर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, pork, beef, chicken, potatoes. So these are the food sources. If you are vegetarian तो जो vegetables है वो है आपके लिए, और if you are non vegetarian then the few things pork, beef, chicken ये सारे लिखे हुए ये आप यूज कर सकते हैं। These are having rich source for magnesium. Last electrolytes that is phosphorus या phosphate. न्यूट्रिशन पढ़ा है आपको? न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा ये सारे न्यूट्रिएंट्स। हो गए तो इनको छोड़ो, ये आपको आता है, इसको क्या लिखना है? लास्ट पार्ट, पोटैटो, मिल्क, मैं अभी याद हो गया ना, लिखो वैसे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कॉलीफ्लावर, पोर्क, बीफ, चिकन, बस इतनी ही है। कॉलीफ्लावर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, पोर्क, बीफ, चिकन एंड पोटैटोस। ये आलू जो एक ऐसा है बेचारा जो सारे न्यूट्रिशन रखता है, हर एक न्यूट्रिएंट रखता है, और सबको पसंद भी आता है, और सबसे ज्यादा गालियां भी इसी को पड़ती है। ये होता है आलू खा खा के आलू की तरह हो गया, खाते भी सब है इसको, सब इसी को गाली देते हैं। और न्यूट्रिएंट में, न्यूट्रिशन या वेजिटेबल्स जो है अगर हम बात करें तो आलू बेचारा सबके साथ चलता है। जो कुछ भी नहीं मिला तो आलू बना दो, आलू गोभी, आलू फूल गोभी, पत्ता गोभी, पता नहीं, आलू टमाटर, आलू बैंगन, मटर आलू, और कुछ जो भी, गाजर आलू, जैसा भी, जहाँ भी सांभर में आलू, जिसमें आलू, जिसमें चाहे सब में मिला दो। और सबसे सस्ता भी यही मिलता है, इसलिए लोग लाते भी सबसे ज्यादा यही है, और खाने के बाद सबसे ज्यादा बेचारा बदनाम भी यही होता है। चलो आगे नेक्स्ट, फॉस्फेट, लास्ट पार्ट दैट इज फॉस्फेट। फॉस्फोरस या PO4 माइनस जो हम बोलते हैं, इट्स आल्सो अ मेजर इंट्रासेलुलर एनाइंस। एनाइंस हम पढ़ते हैं नेगेटिव वाला। सो आउटसाइड अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करें तो क्लोराइड, और अंदर की हम बात करें तो फॉस्फेट। लेवल इज नॉर्मल, वेरियस 2.7 to 4.5 mg per dl, 85% reabsorption by PCT, proximal collineated tubules। एंड ये भी रेगुलेशन तो कल हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी। पीटीएच हार्मोन जो कैल्शियम को रेगुलेट करता है वही इसको रेगुलेट करेगा। कैल्शियम को बढ़ाएगा तो फॉस्फेट को कम करेगा, और अगर फॉस्फेट को बढ़ाएगा तो कैल्शियम को कम करेगा विद हेल्प ऑफ पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन। फंक्शन, बोन के अंदर मसल्स फंक्शन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन एंड, तो आपके टीथ और बोन को स्ट्रांग बनाने के लिए फॉस्फेट चाहिए। उसके साथ साथ में न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस में भी रिक्वायर्ड होता है। दो कंडीशंस जो आप लोग बताएंगे अगर हम हाइपोफॉस्फेटेमिया की बात करेंगे या हाइपर फॉस्फेटेमिया। तो रेडी सिम्टम्स बताने के लिए, चलो वन बाय वन मैं पूछूंगा, वही बताएगा, और कोई पीछे से नहीं देखेगा पेपर पलट के, कैल्शियम में जाके। देखिए वो करें, मैंने लिखा होगा ना, मैंने नहीं लिखा था? अच्छा हो गया, यस। नेक्स्ट इज, इसके अंदर ये सारे आएंगे इस बार, क्योंकि मैं ही पढ़ा रहा हूँ, यही टेस्ट होगा पूरा। पूरा रेनल सिस्टम जो आईवी फ्लूइड्स है, आईवी फ्लूइड पढ़ाया था, आईवी लाइंस पढ़ाई थी, उसके साथ में फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारा का सारा पढ़ के आना है आपको ट्यूसडे टेस्ट के अंदर। और बाकी कल की जो अपना क्या है मॉडल पेपर, उसकी इन्फॉर्मेशन अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा संडे परसों है क्या? ओके हाँ, कल तो सैटरडे है, ठीक है, तो कल बताएंगे फिर। तो ट्यूसडे पेपर के लिए आपको इस बार हमारा जो पोर्शन है वही आएगा, और कोशिश मेरी यही है 100 MCQ आपको नरीसी के मिलेंगे, बट दूसरा भी पढ़ाया हो तो वही पढ़ लेना, मुझे पता नहीं बाकी दे दे वो लोग, बट ये तो पढ़ना है। फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ाया था फ्रॉम आईवी फ्लूइड्स, आईवी लाइन और इलेक्ट्रोलाइट्स जितने भी हमने पढ़े वो सारे पढ़ के आने, पकड़ेगा नहीं यहाँ से। वेरी गुड, चलो फर्स्ट इज हाइपरफॉस्फेटेमिया। सो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था
calcium and phosphate is having a reciprocal relationship. Reciprocal means opposite. So when we are discussing about the hyperphosphatemia, it is just same like hypocalcemia. So decreased level of phosphate or hyperphosphatemia. So increased level of phosphate more than 4.5 mg per dl is considered as an hyperphosphatemia. Most commonly in adults with ESRD. Is ESRD? एंड स्टेज रेनल डिजीज, या जिसको हम आगे पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद सीकेडी में. जब सीकेडी पेशेंट का यूरिन आउटपुट लेस देन 15 ml, सॉरी जीएफआर लेस देन 15 ml पर मिनट, दिस इज जीएफआर की बात करें, नॉट यूरिन आउटपुट. तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ESRD. व्हेन यू द फॉर्मेशन ऑफ दिस फिल्ट्रेट, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इज लेस देन 15 ml पर मिनट, इज कंसीडर्ड एज एन ESRD. तो जब यूरिन नहीं बनेगा, फिल्ट्रेट ही नहीं होगा, तो सारा जो फॉस्फेट है वो ब्लड में रहेगा और बॉडी में क्या हो जाएगा? हाइपरफॉस्फेटेमिया. अभी पढ़ेंगे अभी आपको रिनल फेलियर में ESRD क्या है, पूरा क्रॉनिक रिनल फेलियर है जिसमें हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे. ये हो गया phosphate level more than 4.5 and mainly in adult with ESRD. Next, cause for this condition, so phosphate का level बढ़ना, decrease renal excretion. One is tumor lysis syndrome, कल पढ़ा था tumor lysis syndrome. जब हम ऑन्कोलॉजी पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं. वहां पे दो टाइप से, one is laboratory TLS and the second one is clinical TLS, जहां पे clinical symptom के बेसिस पे हम बात करते हैं. सो यहाँ पे मैं सिर्फ लेबोरेटरी की बात कर रहा हूँ. सो चार सिम्टम हम कल पढ़े थे. इन केस ऑफ ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, जब सेल डेथ होगा, सो सेल जो मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन एंड फॉस्फेट लिपिड से बनी है. सो हाई अमाउंट में प्रोटीन रिलीज होगा और उससे हाई अमाउंट में क्या बनेगा? मेटाबॉलिक वेस्ट दैट लीड टू हाइपर यूरेसीमिया. हाई अमाउंट ऑफ फॉस्फेट लीड टू हाइपर फॉस्फेटेमिया. एंड द फॉस्फेट का लेवल बढ़ेगा तो रेसिप्रोकल किसके साथ है? कैल्शियम. सो हाइपो कैल्सियमिया एंड सेल इज हैविंग हाई और रिच अमाउंट ऑफ पोटेशियम एंड इट विल कॉज हाइपरकैलेमिया. एंड ये जो चार सिम्टम है इनको कंबाइनली हम बोलते हैं क्लिनिकल दिस आर द लेबोरेटरी सिम्पटम्स ऑफ ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम. जो लेबोरेटरी में ब्लड के अंदर हम चेक कर सकते हैं, वो ये चार देख सकते हैं. तो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम जब होगा तो उस कंडीशन में बहुत ज्यादा फॉस्फेट रिलीज होगा, उसी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? हाइपरफॉस्फेटेमिया. ओवर यूज ऑफ फॉस्फेट कंटेंट बताया था मैंने, लैक्सेटिव एनिमास होते हैं उनमें फॉस्फेट और मैग्नीशियम आपको मिलेगा, उनकी वजह से भी हो सकता है. हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, पीटीएच. पीटीएच हार्मोन क्या करता है? इंक्रीज द कैल्शियम. कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है. जब कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? फास्फोरस कम होगा. यस. नाउ अगर ये पीटीएच का लेवल डिक्रीज हो गया तो कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज. और कैल्शियम का लेवल डिक्रीज तो फास्फोरस का लेवल increase. So in case of hypoparathyroidism, the person will have hypophosphatemia, hyperphosphatemia and hypocalcemia. Acidosis कल पढ़ाया था. Acidosis, metabolic acidosis, pH क्या होगा? Increase or decrease? Decrease. Acidosis है तो क्या होगा? Decrease होगा. So pH will reduce. pH decrease होगा and उसके साथ में ये प्रॉब्लम कौन सी है? मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है. pH decrease होगा और आपका जो H+ साइन है, H+ साइन के साथ क्या होगा? रिलेशनशिप इंक्रीज और डिक्रीज. जब pH कम होता है तो H+ साइन क्या रहता है? ज्यादा, हाई अमाउंट ऑफ H+ साइन. और H+ साइन ज्यादा होगा तो अगेन सेम थिंग हम पढ़ते हैं, मूवमेंट आपका जो देखने को आपको मिलता है. तो H+ साइन कहां जाएगा? सेल के इनसाइड द सेल. और उस कंडीशन में ये क्या रिलीज करेगा? ये फास्फोरस को बाहर भेज सकता है, लाइक कैल्शियम, लाइक मैग्नीशियम. हमने पढ़ा था ये तो सबको ट्रांसफर करता है. ये भी बाहर आ सकता है फास्फोरस. फास्फोरस इज एन एनाइन, इट इज नॉट अ केटाइन. फास्फोरस तो नेगेटिव चार्ज है, एनाइन है केटाइन है? एनाइन है. सो जब H+ साइन सेल के अंदर जाएगा तो उससे क्या होगा? क्या फास्फोरस बाहर आएगा? नहीं आएगा. देन हाउ इट विल कॉज एसिडोसिस, विल कॉज दिस हाइपरफॉस्फेटेमिया. क्यों होगा? बताओ. यस. नहीं बताओगे? क्या होगा? सो अगर हम बात करें H+ साइन की, तो H+ साइन फास्फोरस को तो कुछ नहीं कर सकता पर कैल्शियम के साथ प्ले कर सकता है. इट कैन प्ले विद कैल्शियम. अगर आप हाइपरकैल्सीमिया में पढ़ोगे जाके तो वहां मैंने लिखवाया था, इट कैन प्ले विद कैल्शियम. सो ये किसको ट्रांसफर कर सकता है? कैल्शियम को सेल के, अगर ये ब्लड में H+ बढ़ेगा तो ये किसको अंदर भेज सकता है? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम को सेल के अंदर ट्रांसफर कर सकता है. जब कैल्शियम सेल के अंदर जाएगा तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या होगा? रिड्यूस. एंड जब ब्लड में कैल्शियम कम होगा तो फिर फास्फोरस का लेवल क्या हो सकता है? उल्टा दोनों, तो रिलेशनशिप की वजह से इंक्रीज हो सकता है. सो H+ साइन विल ट्रांसफर द कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू बोन और ब्लड टू द सेल जो हम बात कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होगा? आपकी बॉडी में फॉस्फेट का लेवल बढ़ सकता है. नेक्स्ट, ट्रोमा, बर्न और प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन. जब ट्रोमा बर्न की बात करें तो सेल डैमेज होगा और उससे फॉस्फेट रिलीज होगा. इमोबिलाइजेशन हमने कल भी पढ़ा था, हाई अमाउंट में कैल्शियम और फास्फोरस जो बोन में है वो रिलीज होगा, बाहर आएगा और आपकी बॉडी में फॉस्फेट का लेवल इमोबिलाइज होने की वजह से सेल डैमेज होना, बोन सेल हो या आपकी नॉर्मल सेल, उससे फॉस्फेट रिलीज होगा, बॉडी में क्या हो सकता है? हाइपरफॉस्फेटेमिया. सो दीस आर द फ्यू कॉजेस रिलेटेड टू हाइपरफॉस्फेटेमिया. लिख लिया? ट्रोमा, बर्न और प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन. क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं लिखा? क्लिनिकल सिम्टम्स जो है अब आपको बताने मैं बैठ जाता हूं क्या क्या सिम्टम आएंगे. तो मोस्ट इंपोर्टेंट असेसमेंट जो आप यहाँ पे करेंगे, अगर पेशेंट हाइपरफॉस्फेटेमिया के साथ आता है क्या करोगे? क्या करोगे? कैल्शियम ग्लूकोन लगा दोगे? अरे मैनेजमेंट नहीं बोल रहा हूं, असेसमेंट पूछ रहा हूं. सिम्टम्स क्या आएंगे? सो प्राइमरली यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी हाइपोकैल्सिमिया से रिलेटेड. तो हाइपोकैल्सिमिया में हमने मेनली देखा था सिम्टम्स लाइक टेटनी लाइक सिम्टम्स, मसल ट्विचिंग, और स्पेसिफिकली आपको दो साइन देखने वो है पॉजिटिव ट्राउजे साइन एंड चॉपस्टिक साइन. सो वो आपको यहाँ मिलेंगे इस कंडीशन में. तो देखिए बात करते हैं इसमें. ये तो ठीक है सारा मेन इंपोर्टेंट. हाँ, हाइपोकैल्सिमिया इसीलिए चेंजेस, प्रेजेंस ऑफ चॉपस्टिक एंड ट्राउजे साइन.
ये सारे उसमें हमने लिखे थे एब्डोमिनल स्पाज्म, टिटेनी लाइक सिम्टम, तो ये उसी के सिम्टम से सारे। एक इसमें क्वेश्चन भी था जब हम यहाँ पे इफेक्टिवनेस चेक करते हैं कि पेशेंट इज सफरिंग विद हाइपरफॉस्फेटेमिया एंड यू आर गिविंग ड्रग टू डिक्रीज द फॉस्फेट लेवल, नाउ फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द मेडिकेशन व्हिच ब्लड सैंपल यू विल सेंड इन द लेबोरेटरी। इसमें ऑप्शंस थे अलग-अलग, सो यू विल सेंड द मैग्नीशियम, यू विल सेंड द कैल्शियम, यू विल सेंड द दिस आयोडीन, और यू विल सेंड द पोटेशियम, क्या सेंड करोगे। सो वहां पे फास्फोरस का ड्रग हम दे रहे हैं, फॉस्फेट ज्यादा है उसको डिक्रीज करने वाली ड्रग दे रहे हैं और उसका इफेक्ट चेक करना है, हमें फॉस्फेट को डिक्रीज करना है, लेकिन ऑप्शन में फॉस्फेट दिया ही नहीं उन्होंने। तो जब फॉस्फेट नहीं है तो हम क्या ब्लड सैंपल भेज सकते हैं, कैल्शियम सेंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अगर फॉस्फेट रिड्यूस होगा तो कैल्शियम का लेवल क्या मिलेगा आपको, हाई मिलेगा। सो इफ इन द लेबोरेटरी सैंपलिंग करने के बाद कैल्शियम का लेवल नॉर्मल जो आपको पहले था उससे ज्यादा है, इट मींस योर मेडिकेशन इज इफेक्टिव, एंड अगर लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा है मतलब ड्रग इज नॉट इफेक्टिव। नेक्स्ट, हाँ ये कल तो लिखा था फिर भी सर, अभी मैं बोल रहा हूँ ये याद नहीं करना है, याद सिर्फ दो ही करना है, हाइपर कैल्शियम एंड हाइपोकैल्सीमिया, इनको छोड़ दो दोनों को, ये सेम वही है जो उनमें है, तो इसीलिए दोनों को अलग अलग मत याद करो, कंफ्यूज हो जाओगे, और उसका इसमें करोगे आप। तो हाइपर फॉस्फेटेमिया जो हम पढ़ रहे हैं मींस इट इज इक्वल टू हाइपोकैल्सीमिया एंड वाइस वर्सा, जो दूसरा वाला उसमें उल्टा सीधा। एंड यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखें कि इंक्रीज लेवल ऑफ फॉस्फेट विल नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम, इसकी वजह से बॉडी में कोई इश्यू नहीं होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ phosphate. The main issue is increased level of phosphate will reduce the calcium level and that will cause clinical symptoms. Problem इसकी वजह से होता है, ये बढ़ने से कुछ भी नहीं होता है, प्रॉब्लम ये कर रहा है, और इसी वजह से हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट भी किसका होगा, हाइपोकैल्सीमिया को ट्रीट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कैल्शियम प्रोवाइड करो, जब कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली फॉस्फेट कम हो जाएगा। जब हम फिब्रोलाइसिस सिंड्रोम पढ़ते हैं तो आप फॉस्फेट का मैनेजमेंट नहीं करते, वी विल मैनेज विद कैल्शियम, आप कैल्शियम देते हैं, कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, फॉस्फेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बॉडी से आउट होकर रिड्यूस हो जाएगा। सो यहाँ पे फॉस्फेट से कोई इशू नहीं, इशू किसकी वजह से हो रही है, कैल्शियम से, तो इसलिए आपको याद भी ये रखना है, ये तो इसका ज्यादा इशू नहीं करवाता है मैनेजमेंट। सो यू विल गिव फॉस्फेट बाइंडिंग मेडिकेशंस लाइक कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एसिटेट, जो कैल्शियम को बाइंड करके बॉडी से बाहर निकाल देगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इंक्रीज द फीकल एक्सक्रीशन ऑफ फास्फोरस, एंड इन मेडिकेशंस को देने टाइम याद रखना है खाने का, इट जो शुड बी गिवन विद मील और आफ्टर मील, एम्प्टी स्टमक नहीं देना है, नहीं तो ये बॉडी में क्या कराएगी, एम्प्टी स्टमक दिया तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम होगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को आपने एम्प्टी स्टमक दे दिया पेशेंट को तो क्या हो जाएगा। एनी ड्रग व्हिच इज रिलेटेड टू फॉस्फेट शुड बी गिवन आफ्टर और विद मील, नॉट बिफोर मील, कुछ नहीं होगा। सो बेसिकली ये जो मेडिकेशंस जो हम दे रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों ही मेडिकेशंस क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली तो आपके जेटी से ही ज्यादा एक्शंस करवा रही है, जेटी के अंदर क्रिस्टल फॉर्मेशन करेगी और बॉडी से वहाँ पे फीकल के थ्रू क्या कराएगी, आउट करवाएगी। सो अगर आप इसको खाने से पहले दोगे तो जेटी में कहाँ मैग्नीशियम, सॉरी फॉस्फेट, वहाँ पे फॉस्फेट कब आएगा, जब आप क्या करोगे, खाना खाएंगे तभी तो आएगा, फिर उसके साथ बाइंड होगा, फिर उसको बॉडी से आउट करेगा। अब आपने पहले दे दिया तो है ही नहीं, और वो इफेक्टिव बॉडी के अंदर नहीं होगा, तो इसलिए आपको ध्यान आफ्टर मील या विद मील आपको देना है, बिफोर मील इज नॉट इफेक्टिव इन आवर बॉडी। द लास्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स दैट इज हाइपोफॉस्फेटेमिया, एंड सबसे लंबा चैप्टर जो फाइनली एंड होने वाला है, और मैं गंगा नहा के आ जाऊंगा वापस, पता नहीं इतना बड़ा चैप्टर, सबसे इतने इंटरेस्टिंग चैप्टर चलता है स्टार्टिंग में एनर्जी सिस्टम, जहां पे इतने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, ये बीच में आके लगता है पता नहीं कहां खो गया मैं, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो ये हो गया, मूव करें नेक्स्ट, द लास्ट पार्ट व्हिच इज हाइपोफॉस्फेटेमिया एंड व्हिच इज इक्वल टू हाइपरकैल्सीमिया, जो हाइपरकैल्सीमिया में सिम्टम आएंगे सेम प्रेजेंट इन हाइपोफॉस्फेटेमिया। नेक्स्ट, हाइपोफॉस्फेटेमिया डिक्रीज लेवल ऑफ फॉस्फेट लेस देन 2.7 mg per dl, causes सेम एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, जीटी से इंक्रीज फास्फोरस एक्सक्रीशन, हाइपरपैराथायरिज्म, यूज ऑफ मैग्नीशियम बेस्ड और एल्यूमिनियम बेस्ड हाइड्रोक्साइड बेस्ड एंटा एसिड्स, तो इनमें फॉस्फेट होता है, पीटीएच हार्मोन ज्यादा होगा तो आपकी बॉडी में किसका लेवल बढ़ेगा, कैल्शियम का, और कैल्शियम का बढ़ेगा तो फास्फोरस का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इंक्रीज फास्फोरस एक्सक्रीशन जब बहुत ज्यादा जीटी से या आपके यूरिन से बाहर जाएगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो इन सारी कंडीशन से क्या होगा, हाइपोफॉस्फेटेमिया। चलिए आगे मूव करें, नेक्स्ट इज एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो आप लोग, या वो सिर्फ एग्जाम में ही करते हो, यहाँ सिर्फ हम थ्योरी पढ़ते हैं, एग्जाम में एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, फिर वापस थ्योरी पढ़ना आ जाता है, प्रैक्टिस हुई नहीं हुई पूरी। सो जितना थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है उतना ही एमसीक्यू को प्रैक्टिस करना। मैं हमेशा ये एमसीक्यू पढ़ने के नहीं बोलता हूँ, हमेशा क्या बोलता हूँ, एमसीक्यू प्रैक्टिस। और आप लोग क्या करते हैं, एमसीक्यू को पढ़ते हो, तो पढ़ने में और प्रैक्टिस करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। नेवर गो विद एमसीक्यू बुक, रीडिंग पढ़ाई करने के लिए एमसीक्यू बुक के साथ नहीं जाना है। अगर आप एमसीक्यू बुक से पढ़ाई करोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, हमेशा पढ़ाई करनी है थ्योरी बुक से, या थ्योरी जो आप लिख रहे हो उसके साथ में। एमसीक्यू बुक्स आपके लिए सिर्फ एक प्रैक्टिस करने का वो वे है कि मुझे अब ये प्रैक्टिस करनी है कि इस सिस्टम के कितने एमसीक्यू मैं 1 घंटे में 2 घंटे टाइमिंग में निकाल सकता हूँ, कितने मुझे आते हैं, क्या नहीं आते, क्यों नहीं आता है, थ्योरी से कहाँ कोरिलेट कर रहा है, क्या कॉन्सेप्ट इसमें है, वो सारा। तो आप लोग क्या करें, डेली बेसिस पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, जितने एमसीक्यू आप निकाल सकते हैं एक दिन में उतने निकालने की कोशिश करें, और इसका बेनिफिट मिलेगा आपको जब आप एग्जाम में अटेम्प्टिंग करेंगे, उसमें आप लोग आके पूछते सर कितने अटेम्प्ट करने हैं। मेरा तो पहला क्वेश्चन ये होता है आप कितने कर सकते हो, है? अभी एग्जाम से बाहर आके बोलोगे सर मैं तो 4 सेक्शन ही कर पाई, 5 तक तो पहुंची नहीं आज। अब तो ये बेनिफिट ये हो गया कि ऑटोमेटिकली आपको 5 तक अटेम्प्ट जाना ही पड़ेगा, आप नहीं जाना चाहते तो भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो पहला वाला ऑटोमेटिक टाइम होते ही खत्म, तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। यस और नो?
तो इसलिए अब तो आपके छूटने वाले कुछ नहीं है, उस सेक्शन में कुछ क्वेश्चन छूट सकते हैं, तो अब सब में छूटेंगे फिर इक्वली, पहले में 4 छूट गए, दूसरे में 3 छूट गए, तीसरे में, पर छूटेंगे तो है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। और किस्मत भी ऐसी होती है जब आप क्वेश्चन जो नहीं पढ़ पाते या जो रह जाते हैं वो इजी वाले होते हैं, जो आप पढ़ लेते हो वो टफ वाले होते हैं, जो नहीं पढ़े आ रहे होते हैं वो छूट जाते हैं, और आप बाहर आके ही बोलते हो रही तो मुझे आ रहा था मेरा छूट गया, मैं भी ये कर लेती तो शायद मेरा भी हो जाता। तो इसीलिए ऐसा ना हो, उसके लिए आप अपनी प्रैक्टिस को क्या करें और ज्यादा बेटर बनाएं, और आप यहाँ ये सोच के जाए कि मैं 1 घंटे में 100 एमसीक्यू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वहां जाके आप 100 के 80-70 कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम का स्ट्रेस बहुत सारी चीजें होती है, और इसीलिए आपको वो स्पीड वहां पे मेंटेन करनी होगी। तो आप आज से ही अभी से क्या कर दें, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, और किसी से ये मत पूछा करो कि कौन सी बुक लाए एमसीक्यू की, सब ये मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, पूछते सर कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सारी किताबों को आग लगा दो, ये आपकी हाई हो या लो हो, एक भी किताब से सिलेक्शन नहीं होगा। कोई भी ये बोलता है ना कि ये पढ़ने से मेरा सिलेक्शन हुआ, तो वो प्योरली झूठ बोल रहा है। प्योरली क्या बोल रहा है, एड देखते हो ना आप, एड, एड सबसे बड़ा एड अपने इंडिया का सबसे बड़ा एड है, वो है दाने दाने में केसर सा महक आता है, सबसे बड़ा धोखा है, सबको पता है नहीं पता है, वो एड किसका है, इट्स फॉर विमल गुटखा। लेकिन वो क्या बोलते हैं, पान मसाला, आज दिन तक उसका पान मसाले का पैकेट किसी दुकान पर नहीं मिलेगा, आप जाके देख लो, किसी भी दुकान पे बोलो कि मुझे विमल पान मसाला दे दो, किसी शॉप पे नहीं मिलेगा, वो सिर्फ क्या मिलेगा, गुटखा। उसका एड करने के लिए 3 बड़े बड़े मास्टर बैठे वहां पे, आए 3-3 बड़े, एक तो बेचारे को छोड़ना पड़ा, इतनी गालियां पड़ी उसको, जो अभी तीसरा हो रहा गया, और वो बोलते हैं हम भी खाते हैं, उनको पूछो कब खाया आपने, कभी खाया उन्होंने, लेकिन वो सिर्फ मुझे पता है, आपको पता है, सबको पता है फ्रॉड है, फिर भी हम उसके पीछे पड़े पड़े। और ये बुक्स के साथ भी ऐसा ही है, सेम, 4 लोगों को पैसे दे दिए, वो लोग बोलेंगे मैं ये पढ़ के मैं सेलेक्ट हुआ। हाँ लाइक एक बुक आया था 2nd या 3rd एडिशन आई थिंक, सो उस टाइम मेरे को भी वो नया नया जानने लगा था वो बंदा, तो उसने मेरा फोटो प्रिंट कर दिया पीछे की तरफ, तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा मेरा फोटो क्यों डाला भाई, मैं तो तेरी बुक पढ़ी नहीं मैंने तो कभी, मुझे क्या करना है तेरी बुक का। तो बोला सर प्रमोशन के लिए आपने रैंक हासिल किया उसमें, तो उसके लिए हमने आप डाल दिया सर, आपको हम एक किताब भेजेंगे फ्री में, और मेरी बुक पे मेरे घर पे पार्सल भी भेज दिया उनकी बुक के साथ में, बुक का एक एप्रिशिएशन लेटर बताने क्या क्या उसमें, मैं मुझे इनका क्या करना भाई, तेरी बुक का, तेरी बुक तेरे पास रख, ना तो तेरी बुक चाहिए ना मुझे कुछ चाहिए। सो इवन फिर वो बोलते हैं सर हमारे साथ एडिट करो, ये करो, हम पेमेंट देंगे, कुछ नहीं, तुम्हारा एडिटिंग इसको एडिट मैं खुद लिख दूंगा, मेरे पास टाइम होगा तो, अगर एडिट करना है बैठ के तेरी किताब को तो मैं खुद ही लिख दूंगा, उसमें लिखने में क्या करूँ। सो वो सिर्फ क्या है, प्रमोशन करने के लिए किसी को भी पैसे दे दो, वो आ जाएंगे आपके लिए तैयार, बेटे आपका फोटो छाप लेंगे, आप बोल दो मैं अभी फर्स्ट रैंक लेके आऊँ, किसी भी किताब वाले को बोलो, वो आपको चेक और तैयार आपकी बुक के फ्रंट पेज पे से फोटो छापे, हमारी बुक पढ़ के पहली रैंक लेकर आए, और उसके चक्कर में लाखों उसके पीछे भागेंगे, और इससे फर्स्ट रैंक आती है, उससे नहीं आएगी फर्स्ट रैंक। लाइक दिल्ली में एक केस हुआ था, केस ये हुआ था कि 2 कोचिंग वालों ने आईएएस के अंदर एक ही आदमी को डाला कि ये हमारी क्लासरूम स्टडी का टॉपर है और ये हमारी क्लासरूम स्टडी का टॉपर है। उस बंदे ने दोनों जगह नहीं पढ़ा, बट उसने दोनों जगह से पैसे लिए कि तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, तुम्हारी मर्जी है, मेरा फोटो तू भी रख ले, तू भी रख ले, छाप, तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, वे पैसे तो मुझे तो मिल गए, अब तुम्हारी इच्छा हो जो करो। और उसकी वजह से केस हो गया उन दोनों के ऊपर कि अब प्रूफ कहाँ है आपके पास, लाओ दिखाओ, कुछ नहीं, जस्ट बेवकूफ बनाने की स्ट्रेटेजी है। तो इसीलिए किसी के झांसे में, किसी किताबों के बहकाव में नहीं आना है, एमसीक्यू सिर्फ और सिर्फ थ्योरी से आएगा, जो आप पढ़ रहे हैं उसी से आएगा। एमसीक्यू बुक जो भी आपके पास हो अभी करंट टाइम में, उसमें डेली बेसिस पे क्या करो, प्रैक्टिस करो, कोई नई बुक लाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पैसे बर्बाद वेस्ट नहीं करना है। आप लोग भी कल जाके यही बोलोगे मैंने ये पढ़ी इसलिए हुआ, क्योंकि आपके पास वही बुक थी, आप भी दूसरी पढ़ते तो दूसरे का नाम लेते, इसलिए किताबों से कोई सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ाई करने से, थ्योरी पढ़ने से क्या होगा, सिलेक्शन होगा। चलिए आगे, तो आज से क्या करना है, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो एमसीक्यू की, एमसीक्यू बुक से उनकी क्या करो, प्रैक्टिस करो, और स्टॉप वॉच टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो कि मैं 1 घंटे में कितने एमसीक्यू अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। नहीं तो फिर आप मजे मजे में करोगे, 4 क्वेश्चन गेन, फिर एक बार इंस्टा रील देख लेती हूँ, वो 4 क्वेश्चन के बराबर वो इंस्टा रील आपकी 4 घंटे की होगी, क्योंकि एक बार जब मामूली ऐसे हो जाती है ना, फिर वो नहीं रुकती है, फिर मजा और बढ़ता है, जैसे जैसे आप इंटरेस्ट दिखाते हो वैसे वैसे वो ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। और अगर किसी वीडियो पे आपने क्लिक कर दिया तो इंस्टाग्राम उससे रिलेटेड सारे वीडियो ओपन कर देगा, और आपको और ज्यादा मजा आएगा, मजा आ गया। ये होता है, सारा खेल है आपको बेवकूफ बनाने का, बेवकूफ बिल्कुल नहीं बनना है। जो नेक्स्ट आगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फर्स्ट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सो इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम decrease the contractility and cardiac output, as like we discussed in hypercalcemia also. Slow peripheral pulses, slow respiration, neuromuscular weakness, dependent reflexes decreased in case of, भी बताया हाइपरकैल्सीमिया होगा तो क्या होगा, डिपेंडेंट रिफ्लेक्सेस रिड्यूस होगा और हाइपोकैल्सीमिया में इंक्रीज होगा। सो सेम यहां भी आपको मिलेगा ये डिक्रीज बॉन डेंसिटी, जहां पे हम टेस्ट करते हैं इसको बोलते हैं डेक्सा स्किन, जानते हो, स्किन फोर्स फ्रैक्चर, जब आप फास्फोरस का लेवल बॉडी में कम होगा तो बॉन वीक होगी और बॉन पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की प्रॉब्लम हो जाएगी। नॉर्मल बॉन डेंसिटी इज -1 to -2.5, दिस इज द नॉर्मल बॉन डेंसिटी। डेक्सा इज द ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री, दैट इज डेक्सा स्किन, जो बोन की डेंसिटी को असेस करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये डेक्सा स्कैनिंग आई थिंक स्केलेटल सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कहीं पे, ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री, ठीक है, ड्यूल एनर्जी देखिए, डेक्सा स्कैनिंग स्पेसिफिकली जब हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर पढ़ते हैं डिजीज, तो वहां पे ये बहुत हेल्पफुल होता है। लाइक इन केस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमाइलिसिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, इन सारी कंडीशंस में पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और वहां पे हम टेस्ट कौन सा करते हैं, डेक्सा स्कैनिंग करते हैं, जिसमें ये नॉर्मल बोन डेंसिटी जो है वो हम असेस करते हैं। और इफ इट इज लेस, इससे कम है, तो फिर बोन बहुत ज्यादा वीक है और आपकी बॉडी में क्या हो सकता है, पर्सन को
फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसको बोलेंगे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। हो गया? नेक्स्ट, नहीं हुआ? अरे यार सारा टाइम इसमें निकल जाएगा। वो करें, एंड करें इसको। नेक्स्ट इज, लिखो लिखो, चलो आप लिख ही दो, लास्ट लिख लो आज क्योंकि डिजीज वाले में कुछ लिखने का होगा ही नहीं, सारे फोटोज बनेंगे जैसे हमने फिजियोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ी थी वैसा ही होगा सारा, तो वहां कुछ लिखना ही नहीं, आपको आराम से बैठना है और फोटोज छाप देना, इधर घर जाके बनाना है और उसके हिसाब से आपको लिखना है। ये हो गया। मैनेजमेंट फास्फोरस ऑनली विद विटामिन डी सप्लीमेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ द फास्फोरस सेल, विटामिन डी की हेल्प से आपको बेटर एब्जॉर्प्शन मिलेगा। आईवी व्हेन सीरम फास्फोरस लेवल फॉल बिलो 1 mg पर डीएल, असेस रिनल फंक्शन बिफोर एडजस्टिंग फास्फोरस। फास्फेट की बात करें तो आपको पहले किडनी फंक्शन टेस्ट या जिसको हम रीनल फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, आरएफटी या कैफटी, ये रिपोर्ट देखना है, उसके बाद ही ये फास्फोरस देना है, क्योंकि ये आपकी किडनी में टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, किडनी के थ्रू आउट होता है, बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करवा सकता है, तो इसलिए नॉर्मल होनी चाहिए किडनी अगर ये आप दे रहे हैं तो। एंड अभी तो क्या गया, एनाइन गेप, एनाइन गेप तो मैंने पढ़ा दिया था ना। सो नाउ फाइनली दिस इज द एंड ऑफ फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। और अरे क्लिपिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी सिस्टम भी एंड नहीं हुआ, बहुत बाकी है, पर मेरे लिए तो सच में ये बहुत बड़ा चैप्टर था। नाउ वी हैव अ शॉर्ट टॉपिक व्हिच इज नोन एज एनाइन गेप, उसको भी लिख लेते हैं, अगर इसमें है तो आप पढ़ लो उसको भी, क्या है एनाइन गेप। एनाइन गेप, व्हाट इज एनाइन गेप? इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताओ कौन सा इंपॉर्टेंट है? सो ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। एग्जाम के अंदर जब हम बात करें तो वही इलेक्ट्रोलाइट लिखा है जो इंपॉर्टेंट है, बाकी जो इलेक्ट्रोलाइट इंपॉर्टेंट नहीं है वो हमने नहीं लिखा, लाइक क्लोराइड नहीं लिखा, आता ही नहीं है वो, और होता भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। सो इलेक्ट्रोलाइट में मेनली जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं तो कैल्शियम एंड आपका पोटेशियम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तीन ही बचे वो भी देख लेना है। कैल्शियम याद हो जाएगा तो फॉस्फेट ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। मैग्नीशियम शॉर्ट टॉपिक था छोटा सा, उसके साथ में सोडियम हमने पढ़ा था एक और, तो ये पांच ही पढ़े टोटल, ज्यादा नहीं पढ़े, इनमें दो तो याद कर ले, कैल्शियम और पोटेशियम को। नाउ द लास्ट टॉपिक व्हिच इज एनाइन गेप। आई थिंक मैंने कुछ दिन पहले बताया था आपको इसके बारे में। एनाइन गेप इज द डिफरेंस बिटवीन चार्जेस एनाइन एंड केटाइन के बीच में। तो दिस इज द सेल, इट इज नॉट ब्यूटीफुल सेल, ये आपकी सेल A1 सेल, और अगर हम बात करें सेल की तो इस सेल का चार्जेज है -70 मिली वोल्ट। दिस इज द चार्ज ऑफ दिस सेल। जब कोई भी आपको ऐसा बोलता है कि चार्ज ऑफ दिस सेल, इट मींस ये जो चार्ज दिया हुआ है वो सेल का चार्ज, इसके अंदर जितने भी केटाइन और एनाइंस है उनके डिफरेंसेस का चार्ज, इनसाइड द सेल का चार्ज, इट इज नॉट आउटसाइड द सेल, इट इज इनसाइड द सेल, लाइक इट इज मायोकार्डियम चार्ज और इट इज न्यूरॉन सेल चार्ज और इस स्केलेटल मसल, जो अलग अलग सेल का अलग चार्जेस होगा। न्यूरल सेल जो होती है उसका -70 होता है, स्केलेटल मसल में -90 हम देखते हैं। सो नॉर्मली आपने ये लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि सेल इज हैविंग -70 मिलीवोल्ट चार्जेस इनसाइड, इसके अंदर का चार्ज है, ये बाहर का नहीं है। तो इस अंदर के चार्जेस का मतलब है कि अगर हम इसके अंदर के पॉजिटिव चार्ज और इसके नेगेटिव चार्ज दोनों को टोटल करें, लाइक ये है 200 तो ये आएंगे 270, और दोनों में डिफरेंसेस कितना है 70 का, और 70 कौन ज्यादा है, माइनस वाला, इसलिए सेल का चार्ज बाहर क्या लगेगा, -70 मिलीवोल्ट। याद हो गया? व्हाट इज द चार्ज ऑफ द सेल? तो आंसर क्या होगा, इट इज द चार्जेस डिफरेंसेस बिटवीन केटाइन एंड एनाइन, दैट इज द चार्ज ऑफ द सेल व्हिच इज इनसाइड द सेल ओनली, नॉट आउटसाइड द सेल। बाहर भी बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है पर उसको नहीं देखना, ये सिर्फ किसके अंदर है, सेल के अंदर का चार्ज है। नेक्स्ट, इससे बड़ा अगर हम बात करें तो वो आता है एनाइन गेप। एनाइन गेप का मतलब पहला पॉइंट आता है कि इसके अंदर हम कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स देखेंगे, तो आंसर होगा मेजर्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। मेजर्ड इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है ब्लड के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है। मेजर्ड का मतलब क्या हो गया, मेजर उन्हीं को कर सकते हैं जो ब्लड में है, ब्लड के बाहर, लाइक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है, लाइक इंटरस्टिशियल स्पेस में या फिर ट्रांससेलुलर में या इंट्रासेलुलर फ्लूइड में है, वो सारे हम ब्लड के थ्रू मेजर नहीं, आप जब सैंपल भेजते हो तो सिर्फ किसका मेजरमेंट देते हैं, जो ब्लड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स है या जो सब्सटेंसेस है उनका देगा। सो एनाइन गेप जो होता है वो किसका होता है, जैसे -70 होता है इनसाइड द सेल का चार्जेस, एनाइन गेप किसका चार्जेस है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हम ब्लड में मेजर करते हैं उसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, एनाइन गेप। मेजर्ड के अंदर, अरे ब्लैक ही अभी तक किसी ने यूज नहीं किया, यहाँ पे मेजर्ड के अंदर हम दो इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ते हैं, वन इज केटाइन एंड सेकंड वन इज एनाइन। मेजर करने के बाद में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, लाइक कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जो ब्लड से कहां ट्रांसफर हो गए, सेल के अंदर इंटरसेलुलर चले गए, जैसे पोटेशियम यहाँ पे था लेकिन इंसुलिन देने से पोटेशियम यहाँ चला गया, तो अब हम इस इंसुलिन को मेजर, पोटेशियम को मेजर नहीं कर पाएंगे। कुछ और कंडीशन लाइक ये सोडियम यहाँ पे लीक आउट होकर इंटरसेलुलर जो इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड था उसमें चला गया सोडियम आपका, तो इसको भी हम मेजर नहीं कर पाएंगे। कुछ यहाँ से यूरिन के थ्रू बॉडी से आउट हो गया, यूरिन में चला गया, तो वो भी हम मेजर नहीं कर पाएंगे। ये सारे अनमेजर्ड है। मेजर्ड कौन है, जो अभी ब्लड में है। उन मेजर्ड केटाइन और एनाइन के बीच में जो डिफरेंस आएगा, केटाइन माइनस एनाइन व्हिच इज मेजर्ड केटाइन एंड एनाइन, दिस इज नोन एज एनाइन गैप। दिस इज द एनाइन गैप। So what is anion gap? The answer should be anion gap is the difference between measured anion and measured cation, that is known as anion gap. अब जब हम नॉर्मल पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स तो वहां पे एक और प्रिंसिपल रूल होता है, वो होता है कि द केटाइन लेवल शुड बी इक्वल टू द एनाइन लेवल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल। नॉर्मली सेल को फंक्शन करने के लिए जो केटाइन और एनाइन उनका लेवल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ द केटाइन लेवल इज 200 देन एनाइन लेवल इज आल्सो 200। अगर ये इक्वल नहीं रहेगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी, बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब हम इनका डिफरेंसेस निकालेंगे केटाइन का, केटाइन में हम यहाँ पे मेनली जो केटाइन हम लिखते हैं वो होता है सोडियम एंड पोटेशियम, एंड एनाइन के अंदर जो मेनली होता है वो है क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। सो ये चार इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास होते हैं। इनको जब आप डिफरेंसेस निकालेंगे, जो आंसर्स आएगा उसमें आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके अनमेजर्ड जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो एनाइन होंगे,
केटाइन कभी भी लॉस होने के चांसेस या डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम 99.99% कौन सा आता है, एनाइन होता है, इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया है, एनाइन गैप। अगर ये केटाइन लॉस हो जाते हैं या मेजर नहीं होते तो हम बोलते हैं केटाइन गैप, बट केटाइन नहीं होते, लॉस किसका होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, अनमेजर्ड कौन होता है, एनाइन, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, एनाइन गैप। तो फॉर एग्जांपल ये तो अभी भी 200 है, बट जो एनाइन आपने देखा लीप रिपोर्ट में, उसमें आपने देखा कि एनाइन जो है वो 170 है। सो इट मींस डिफरेंसेस कितना हो गया यहाँ पे, सॉरी हटा देते हैं माइनस, तो भी 30 का डिफरेंस कितना है, 30, और 30 कौन है, एनाइन, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, एनाइन इज द 30। ये जो 30 लेवल जो आया है जो आपको एनाइन के पा रहा है, ये इंडिकेट करता है कि इस पर्सन की बॉडी में 30 एनाइन को हम मेजर नहीं कर पा रहे, either they are lost through the urine, either they are spilled into the cell, either they are present in the interstitial space, we are not able to measure 30 anines, इसलिए इनमें क्या आ रहा है, 30 का डिफरेंस आ रहा है, कुछ पेशेंट्स में 20 होगा, कुछ में 10 होगा, कुछ में 15 होगा, अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे एनाइन गैप में। द फर्स्ट पॉइंट इज एनाइन गैप इज द difference in the measured cations and the measured anion in the serum, plasma or urine. This is known as anion gap. The total number of cation should be equal to the total number of anions so that the overall electric charges is neutral. चार्ज को न्यूट्रल रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए, एनाइन और केटाइन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, इक्वल बैलेंस होना चाहिए। अगर ये बैलेंस नहीं है तो सेल नॉर्मल वर्क नहीं करेगा, हेल्दी फंक्शनिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये definitions और meaning of this NN gap is clear. What is NN gap? Answer is the NN gap is the differences between measured cation and measured anion in the serum, plasma or urine is called cation gap. Oh, sorry, NN gap, not cation. And why it is known as anion gap? Because जो आपको unmeasured मिलते हैं वो कौन होते हैं, anions होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, anion gap. What is normal anion gap? 8 to 16. अभी देखते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी मैंने बताया था, एम्स में ही पूछा गया था, ये एमसीक्यू। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम दो इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर, यूरिनरी रिटेंशन एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो छोटे छोटे डिजीज है दो, और फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डिसऑर्डर, दैट इज रीनल फेलियर। मूव करें। The next one is the NN gap is a representative of how many ions are not counted. Not counted का मतलब जो unmeasured है, जिनको मेजर नहीं कर पाए by the lab measurement used in calculation. जब हम lab measurement calculation कर रहे हैं, वहां पे कितने इलेक्ट्रोलाइट्स को आप काउंट नहीं कर पा रहे, कितने को मेजर नहीं कर पा रहे, वो इंडिकेट करता है एनाइन गैप को। The unmeasured ions are mostly anions, which why the value is called anion gap. बताया यही मैंने अभी आपको, why it is known as anion gap, तो आंसर होगा these unmeasured ions are mostly anions, which why the value is called anion gap. गुड है एनाइन गैप, निकालोगे इस टेस्ट के अंदर, इसका एमसीक्यू होगा जो आपको करना है, कैलकुलेशन ऑफ एनाइन गैप। यस, मैं लिखा। The next one is how to calculate NN gap. कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ NN gap. NN gap calculation, NN gap is equal to सोडियम एंड पोटेशियम माइनस क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। सो एग्जाम के अंदर जो एबीसी वैल्यू होती है वैसे लिखा होता है, PaHCO2 और जो भी वैल्यूज है सारी, और उसमें आपको सिंपल से पूछते हैं कि व्हाट इज द एनएन गैप ऑफ दिस पर्सन। तो उसमें आप सिंपली देखिए चारों इलेक्ट्रोलाइट्स को निकालें, टोटल करें और जो डिफरेंसेस आए वो बता दें, दिस इज एनएन गैप ऑफ दिस पर्सन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक पेशेंट का एबीसी लिखा, उसके अंदर आपने सोडियम देखा, सोडियम इज 132, पोटेशियम आपने देखा, पोटेशियम इज 4, क्लोराइड की बात की, क्लोराइड इज 100 एंड बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट इट इज 29, और नॉट 29, ज्यादा हो गया, 29 बहुत ज्यादा होता है, इट्स 20। नाउ व्हाट इज द एनएन गैप ऑफ दिस पर्सन? सो सिंपली हमें क्या करना है, यू जस्ट पुट द वैल्यूज लाइक 132 प्लस 4 माइनस 100 प्लस 20, कैलकुलेट 136 माइनस 120 एंड द डिफरेंस इज 16, दिस इज द एनएन गैप ऑफ दिस पर्सन। दिस पर्सन का एनएन गैप आ गया आपका 16, तो निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। अगर ऐसा ही आए तो और अच्छा हो जाए, कैलकुलेशन से ज्यादा ये बेटर है हमारे, तो बस कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ के नॉर्मल एनएन गैप इज 8 to 12 मिलीमोल पर लीटर। सो ये 12 तो नॉर्मल वैल्यू है, बेसिक बेस जो है वो 12 है आपका, इट कैन बी -4 और इट कैन बी +4, सो डिफरेंसेस जो है वो प्लस और माइनस हो सकता है। सो हम इसको 8 to 16 मिलीमोल पर लीटर हम लिख सकते हैं। नॉर्मल बेस वैल्यू कितनी है आपकी 12, वहां से +4 -4, आंसर इज 8 to 16। हो गया एनएन गैप क्लियर, एनएन गैप यहाँ पे कंप्लीट, यही एनएन गैप, इसमें और कुछ नहीं है।
नाउ द फर्स्ट डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनकी हम बात कर लेते हैं, यूरिनरी रिटेंशन एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। सो फर्स्ट इज इनकॉन्टिनेंस, ये हो गया यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। व्हाट इज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस? इनवॉलंटरी passing of urine, that is considered as incontinence. As a human being, normal human की बात करें तो we have various system, like in our bladder, here we have the internal sphincter and also we have the external sphincter. Internal sphincter is an involuntary type of sphincter and this is an voluntary type of sphincter, and through this sphincter we can control the flow of the urine. urine का जो flow है वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है इन दोनों sphincter के थ्रू. In some cases due to some pathological causes or due to some other causes, maybe the function of these sphincter is altered. It may be the functions of this muscular membrane जो आपका detrusor muscles है that is abnormal, or it may be in some cases neurological problem. Yes, or some medication also produce this condition. और उन सब की वजह से person unable to control the urine flow, person is passing urine again and again, that is known as urinary incontinence. For the help of this sphincter, in sphincter को help करने के लिए we have a muscular system also, and these muscles are pelvic floor muscle. These muscles are pelvic floor muscles. So in male as well as in female, the pelvic floor muscles are also very helpful, specifically in female, because in male there is an additional benefit of presence of prostate gland. In male we have a prostate gland that also act as a sphincter in male, but in female there is no prostate gland. So female में in pelvic floor muscles का बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ज्यादा है तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं. मेल के अंदर आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेक्टोमी करने के बाद में इन मसल्स का रोल इंक्रीज हो जाता है, ये रोल वहां पे इंक्रीज हो जाएगा. तो उनकी हम बात करेंगे. द फर्स्ट पॉइंट इज इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन इज नोन एज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस. यूरिन जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है और कंटिन्यूअसली यूरिन पास कर रहा है, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन हो रहा है. इट इज वेरी कॉमन इन एल्डरली पीपल एंड वुमेन. ओल्ड एज की बात करें तो इन ओल्ड एज स्पेसिफिकली आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, prostate gland removal surgery, or in women female after multiple deliveries, normal delivery या multiple labor जो है, normal deliveries जो हम बात करते हैं, vaginal delivery not cesarean. So multiple deliveries होने के बाद में due to this labor process pelvic floor muscle जो है वो क्या होगी, pelvic floor muscles जो इनमें स्ट्रेंथ है pelvic floor muscles में ड्यू टू दिस ओवर डायलेशन और पुलिंग की वजह से मसल्स थोड़ी वीक हो जाएगी, लूज हो जाएगी, और उसकी वजह से जो आपका कंट्रोल्ड है स्फिंक्टर के ऊपर वो भी लूज हो जाएगा और उसकी वजह से बार-बार क्या होगा, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन. सो इट इज वेरी कॉमन आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी. ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन इन फीमेल इज वेरी कॉमन आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी, और इसीलिए इन फीमेल्स को और आफ्टर प्रोस्टेट सर्जरी मेल पर्सन को इन मसल को टाइट स्ट्रेंथ वापस लाने के लिए, टाइट करने के लिए pelvic floor muscle exercise, that is Kegel exercise एडवाइस की जाती है to prevent the dribbling of urine. So it is very common in elderly and women. Next, risk factor, क्या-क्या रिस्क है जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज्यादा होती है? तो पहला तो यहाँ पे हमने बात कर ही लिया, डिलीवरी, vaginal delivery is having most prone to development of this dribbling of urine. जब भी डिलीवरी जो है परफॉर्म की जाएगी, लेबर होगा, तो उस कंडीशन में pelvic floor muscle लूज होगी और उससे क्या होने के चांसेस है, dribbling of urine. तो एक्सरसाइज करनी है, उसमें कुछ भी नहीं होता है, फीमेल को या मेल को बोल रहे हैं कि आपको pelvic floor muscles को टाइट करना है, देन लूज करना है, टाइट करना है, लूज करना है. दिस इज नोन एज Kegel exercise और उससे वापस स्ट्रेंथ रिगेन हो जाएगी. द नेक्स्ट वन इज एपिक्योटोमी. During labor process, in some cases the vaginal opening is very narrow and the female will have painful delivery, or it is not possible to deliver the head because of the narrow or constricted opening. So उस opening को increase करने के लिए, to increase that opening, a cut is given in the perineal region. Cut लगाते हैं, अभी पढ़ाया होगा I think sir ने, so you know more better than me. So जो cut perform किया जाता है, this type of and various cut we have, अलग-अलग टाइप के, हाँ, J shape, midline और lateral अलग-अलग टाइप के, which is most common, medial lateral, that is the most common. And the benefit is it can decrease the pain as well as it can prevent the tearing of the perineal. Perineal को tear होने से बचाएगा, so उसके लिए हम यूज करते हैं. When we perform this cut, so ये opening को increase करेगा, उससे muscles भी cut होगी और उसकी वजह से again strength reduce होगी और urine dribbling होने के chances बढ़ जाएंगे. Genitourinary surgery, pelvic muscle weakness जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, urethral trauma, direct urethra में trauma हो गया और sphincter proper work नहीं करे तो उसमें भी issues आ सकते हैं, वहाँ भी ये देखने को मिल सकता है. हो गई, वो करें. नेक्स्ट, अदर रिस्क आर इमोबिलिटी. जब भी बॉडी में इमोबिलिटी होती है, मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं. आउट ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशन, वन कॉम्प्लिकेशन इज व्हेन पर्सन इज इमोबिलाइज्ड, द मसल विल वीक हो जाएगी, स्ट्रेंथ नहीं रहेगी और उसकी वजह से ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन वहां भी हो सकता है. एजिंग, जैसे जैसे एज बढ़ेगा स्ट्रेंथ ऑब्वियसली क्या होती है, कम हो जाएगी और उससे भी प्रॉब्लम्स आती है. तो ओल्ड एज में इट इज वेरी कॉमन ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन. बट इफ यू आर गिविंग डायरेटिक्स थेरेपी टू द पर्सन, तो डायरेटिक्स देने से यूरिन आउटपुट क्या होगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से बार-बार पर्सन को यूरिन आएगा और उस सम टाइम ही विल पास द यूरिन इन क्लॉथ्स आल्सो. सेडेटिव, जब हम सेडेटिव ड्रग्स देते हैं तो उसकी वजह से पूरी बॉडी क्या हो जाती है, रिलैक्स, और उसकी वजह से पर्सन क्या करता है, यूरिन पास करता है. सो अगर पर्सन कंटीन्यूअसली प्रोलॉन्ग टाइम तक सेडेटिव लेता है तो वो एक हैबिचुअल भी हो सकता है यूरिन पास करना. द नेक्स्ट वन इज केयर गिवर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट थिंग है. लाइक अगर आपने देखा है या कई वर्क किया है हॉस्पिटल्स एनबीएच जो कल हम बात करते हैं जीसीआई में, तो वहां पे पेशेंट का कंप्लीट, हमारा जो एक वर्ड होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर. कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर का मतलब कंप्लीट नर्सिंग केयर, पूरा नर्सिंग केयर आपको करना है. सो उस नर्सिंग केयर के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट के लिए, उसकी जितनी भी नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए, आप उसको अगर वो सेल्फ से नहीं कर सकता है, जा नहीं सकता है, वॉकिंग में उसको प्रॉब्लम है, तो हेल्प करना, लाइक वॉशरूम लेके जाना, पानी ड्रिंक करना, बेड को ऊपर करना, नीचे करना, ये सारी चीजें.
सो पर्सन क्या करता है इन दीस हॉस्पिटल, जैसे यूएनएबीएच हॉस्पिटल, वी हैव द कॉल बेल सिस्टम। ऐसे रिमोट होता है, उस पे एक बटन होता है जो जब भी पेशेंट एडमिट होता है तो उसको बताना होता है, ये भी आपका चेकलिस्ट होता है, इसका एक पार्ट होता है कि यू शुड एक्सप्लेन टू द पेशेंट दिस इज अ कॉल बेल, व्हेन यू प्रेस दिस बटन इमीडिएटली नर्स विल कम इन योर, आपके रूम में आएगी और आप उसको जो भी आपकी प्रॉब्लम बताएंगे, सो पेशेंट को मजा आ जाता है। एंड उसका ये भी प्रिंसिपल है, दिस कॉल बेल शुड बी केप्ट नियर टू द पेशेंट हेड और हैंड है, उसको ऐसे नहीं दूर वहां रख दिया कहीं, ताकि उसको बता तो दिया पर वहां रखा कोने में, अब पेशेंट का हाथ तो पहुंचता ही नहीं है तो बजाएगा कैसे। सो व्हेन पेशेंट क्या करेगा, प्रेस द कॉल बेल दबाएगा, जैसे ही आप बटन प्रेस करेगा नर्सिंग स्टेशन पे बोर्ड लगा होता है मीटर, वो जो डिजिटल बोर्ड, उस पे नंबर आएगा कि दिस 504 503 जो भी बेड नंबर है वो उस पे डिस्प्ले होगा, एंड उससे असाइंड नर्स जो भी होगा वो ऑब्वियसली जैसे कॉल बेल बजती है सारे उधर ही देखते हैं, मेरा तो नहीं आया कहीं, इसको असाइंड है, वो नर्स वहां पे रीच करके पहुंचेगी और वो जाके सबसे पहले उसको बंद करेगी कॉल बेल को, क्योंकि ये बीप कर रहा है, नहीं बंद करेंगे तो अभी एनएस लेने जाएंगे, क्या हुआ अभी तक कॉल बेल अटेंड क्यों नहीं हुआ, सो उसको बंद कर देगी। मैंने उसको पूछेगी हाँ जी बताइए, तो पेशेंट बोले कुछ नहीं, थोड़ा सा बेड नीचे करना था, होता है, इट इज वेरी, एंड उसके लिए भी रिमोट साइड में लगा हुआ है, बट वो उसको लेके नीचे नहीं करेगा, वो आपसे, हाँ फिर आप बटन दबाएंगे, फिर दबाएंगे, वो नहीं थोड़ा ऊपर वापस, फिर थोड़ा ऊपर, ठीक है आप बोलोगे हाँ, अगेन 2 मिनट नहीं हुए वो बैठी नहीं, उससे पहले फिर बटन दबाए, फिर जाएगी, फिर पूछे क्या हुआ, पानी, फिर ड्रिंक वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, एक ग्लास पानी भर के दे दो, फिर आप ग्लास भर के उसको देंगे, वो पानी पिएगा, आप रखेंगे। सो वो बहुत ऐसे कॉल बैक करते हैं, और कुछ तो इतने होते हैं ऐसे जो बहुत ऐसे अटेंड करवाते हैं, तो आप कभी कभी क्या हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, और आप देखते हैं परेशानी कर रहा है साला, बार बार बजा रहा है, नहीं जाऊंगे, और वो मैं भी पॉसिबल उस टाइम उसका ब्लडर भरा पड़ा है और उसको वॉशरूम जाना है और कोई सपोर्ट चाहिए, तो आप गए नहीं, अब नहीं जाओगे तो वो बेचारा क्या करेगा, सो वहीं पे स्पॉइल कर देगा यूरिन। अब वो स्पॉइल करने से आपकी रिस्पांसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई, नाउ यू हैव टू असिस्ट इन क्लॉथ चेंजिंग, बेडशीट चेंजिंग, क्लीनिंग जो भी है वो सारा आपको असिस्ट करना होगा, जो आपका जो भी वहाँ पे ऐसे होता है हॉस्पिटल अटेंडेंट, वो आपका चेंज करेगा, आप वहाँ असिस्ट करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, पॉली से इधर उधर करने में, बेडशीट निकालने में, नहीं लगाने, और ज्यादा आपका काम बढ़ जाएगा। तो केयर गिवर अनअवेलेबिलिटी की वजह से भी बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि जिन लोगों के पास सपोर्ट नहीं है वो यूरिन वहीं पे पास कर देते हैं और उससे भी ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन हो जाता है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ incontinence. So we have various type of incontinence, and it is also very important to identify कि person is having which type of incontinence. जब एग्जाम में एमसीक्यू आता है तो वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से टाइप का इंकॉन्टिनेंस हो रहा है। सो वी हैव 6 or 7 टाइप्स ऑफ incontinence, and one by one we'll discuss about this whole incontinence in next class जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर। थैंक यू।